बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ गुर्जिस्तान का रुख किया था। मैदान जंग से निकलकर वो पहले अस्त्राबाद आए, अस्त्राबाद से बड़ी सूरत के साथ कज़वीन पहुंचे। उसके बाद गिलान और अरनजान के बीचों बीच गुजरते हुए उन्होंने अपना रुख तब्दील किया और शुमाल मगरिब के रुख पर आगे बढ़े थे। उसके बाद वो देलम और तबरेज के दरमियान से गुजरते हुए सीधे मोगान पहुंचे। मोगान से उन्होंने इसी तरह बर्क रफ्तारी से गंजा का रुख किया और गंजा के बाद वो गुर्जिस्तानी सल्तनत में दाखिल होने के बाद कुछ इस तरह हमलावर हुए कि गुर्जिस्तानियों की जो भी बस्ती, छोटा शहर, कोई करिया और कस्बा उनके सामने आया, पहले वहां के मकीनों का उन्होंने कत्लेआम किया और उसके बाद जी भर के लूटा और उन बस्तियों और कस्बों को उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी थी। तबाही बर्बादी का ये खेल खेलते हुए ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर गुर्जिस्तान के दूसरे बड़े शहर अंजाज तक जा पहुंचे थे। अंजाज का हाकिम लियांडर ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि कोई मुसलमान जर्नैल और सालार इतनी दूर तक सफर करने के बाद उसकी सल्तनत पर हमलावर भी हो सकता है। उन्हें अभी तक यही खबरें मिली थी कि सुल्तान अल परसलान और उसके जर्नैल अपनी अंदरूनी शोरिशों में बुरी तरह मसरूफ हैं और उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं कि उन इलाकों की तरफ ध्यान दे सकें जिन इलाकों के अंदर लियांडर के भतीजे सैलर ने वहशत और बर्बरियत का खेल खेला था। लियांडर, उसका भतीजा सैलर और बेटिया नास्टा को उस वक्त अपने शहरों, कस्बों और बस्तियों की तबाही और बर्बादी का हाल मालूम हुआ जब उन इलाकों के लुटे पुटे कुछ लोग अंजाज शहर में दाखिल हुए और उन्होंने खबरें दी कि अचानक कुछ मुसलमान जर्नैल अपने लश्करियों के साथ उनके इलाकों में दाखिल हुए और चारों तरफ उन्होंने तबाही और बर्बादी का खेल खेला। ये सूरत हाल देखते हुए लियांडर ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। उस लश्कर की कमांदारी उसने खुद की। अपने लश्करियों के सालारे आला मार्स को भी अपने साथ लिया, जो उसका छोटा सगा भाई था। इसके अलावा उस लश्कर में मार्स का बेटा सैलर और लियांडर की बेटी अनास्टा भी शामिल थी। ये चारों एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की तरफ बढ़े थे। उस वक्त तक ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने दूर दूर तक तबाही, बर्बादी और लूट मार का बाजार गर्म करके खुराक और दीगर अशिया की सूरत में जो कुछ उन्हें हासिल हुआ था एक जगह जमा करके वहां हिफाजत के लिए अपने चंद दस्ते मुकर्रर कर दिए थे। ज़िदाक बिन तुगराई के मुखबिरों ने उसे इत्तला कर दी थी कि अंजाज का हाकिम लियांडर, उसकी बेटी अनास्टा और उसके लश्करियों का सिपह सालारे आला मार्स और उसका बेटा सैलर चारों एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उसकी सरकूबी के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उस शाहरा के किनारे अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर गए थे, जिस शाहरा पर सफर करते हुए लियांडर अपने लश्कर के साथ उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा था। जिस वक्त लियांडर, मार्स, सैलर और अनास्टा अपने लश्कर के साथ उस जगह पहुंचे जहां ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों ही अपने लश्कर की तंजीम दुरुस्त किए उसका इंतजार कर रहे थे, तो लियांडर ने फौरन मार्स को हुक्म दिया कि अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर ले ताकि दुश्मन के साथ जंग की इब्तिदा की जाए। लियांडर के हुक्म पर उसके लश्कर में फिलफौर जंग के तबल बज उठे थे। उससे ज़िदाक बिन तुगराई ने अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन जंग की इब्तिदा करने में देर नहीं करेगा। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतरा। उसकी तरफ देखते हुए सादुद्दौला गोहर भी अपने घोड़े से उतर गया। फिर कुछ देर तक ज़िदाक बिन तुगराई अपने सामने सफ़ें दुरुस्त करते लश्कर की तरफ देखता रहा। एक निगाह उसने नीले आकाश पर डाली, ज़ेर लब उसने कुछ कहा। उसके बाद घुटनों के बल वो जमीन पर गिरा। जमीन की नंगी पीठ पर वो सर बसजूद हुआ और सजदे में गिरे ही गिरे रोती कपकपाती आवाज में वो अपने रब को मुखातिब करते हुए दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से अभी तक अश्क रवां थे। अपने कंधे पर रखे हुए अंगूछे से उसने अपनी आंखें साफ की। फिर उसने सादुद्दौला गोहर की तरफ देखा। उस समय सादुद्दौला गोहर की हालत भी अजीब हो रही थी। उस बेचारे की आंखें डबडबा रही थी। वो अपने आप को जब्त और बर्दाश्त में रखने के लिए अपने होंठ काट रहा था। दोनों थोड़ी देर तक अपनी नम आलूद आंखों को साफ करते रहे। उसके बाद सादुद्दौला गोहर ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, मेरे अजीम बेटे, मुझे उम्मीद है जिस इंकसारी, जिस अंदाज से तूने सजदे में गिरकर अपने रब को पुकारा है, तो खुदावंद अजीम आंसुओं में डूबी हुई इस दुआ को जरूर कबूलियत बख्शेगा। मुझे उम्मीद है कि इन मैदानों में हम दुश्मन को ऐसी बदतरीन शिकस्त देंगे
کہ شکست کے بعد اسے بھاگنے کے لیے مناسب راہیں تک تلاش کرنی مشکل ہو جائیں گی۔ زداک بن تغرائی کے چہرے پر سعدالدولہ گوہر کے ان الفاظ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، سعدالدولہ گوہر، میرے محترم، خدا کرے تمہارے الفاظ حقیقت کا روپ دھاریں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور اس دشمن کے مقابلے میں ہمیں کامران اور سرخرو ہی رکھے گا۔ میرے محترم، آؤ اب اپنے لشکر کے سامنے اپنی صفیں درست کریں اور دشمن کے حملے کا انتظار کریں۔ میرے محترم، پہلے ہم دشمن کو حملہ آور ہونے کا موقع دیں گے، اس کے بعد اپنے حملے کی ابتدا کریں گے۔ سعدالدولہ گوہر، جوں جوں میری طرف سے تکبیریں بلند ہوتی جائیں، اپنے حملوں میں تیزی اور تندی پیدا کرتے چلے جانا، پہلی تکبیروں کے جواب میں دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنا۔ مجھے امید ہے کہ میں اور تم اس دشمن کو بساط کی طرح لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ جواب میں سعدالدولہ گوہر نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا تھا، جبکہ زداک بن تغرائی بھی اپنے لشکر کے سامنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے حملے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ انجاز کے والی لیانڈر نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ جو وسط میں رکھا گیا تھا، اس کی کمانداری اس کے اپنے پاس تھی۔ دائیں جانب کے حصے کی کمانداری اس کا چھوٹا بھائی اور اس کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مارچ کر رہا تھا، جبکہ اس کے بائیں جانب جو لشکر کا حصہ تھا، اس کی کمانداری اس کی بیٹی اناسٹا اور اس کا بھتیجا سیلر دونوں کر رہے تھے۔ لیانڈر نے پہلے اپنے پورے لشکر کو آگے بڑھایا، مناسب فاصلے پر آیا، اس کا اشارہ پاتے ہی سارا لشکر رک گیا اور اس کے بعد لیانڈر نے خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی تھی، اور وہ ذہن کے برکت پر تاریکی پھیلاتے رات کے ہولناک سیاہ سایوں کی طرح حملہ ور ہوا تھا۔ لیانڈر کے بعد اس کے بھائی مارس نے اپنے حصے کے لشکر کی پیش قدمی شروع کی اور وہ بھی حملہ ور ہو گیا تھا۔ آخر میں حسین اناسٹا اور سیلر بھی اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ آنکھوں کو ترسیدہ، قدموں کو لرزیدہ کر دینے والے غضب آلود اور ہولناک درندوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ لیانڈر، مارس، اناسٹا اور سیلر کو امید تھی کہ ان کے سامنے آنے والا دشمن زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ ایسا اندازہ لگانے میں وہ حق باجانب بھی تھے۔ اس کی 2 وجوہات بھی تھی۔ ایک یہ کہ ان کے لشکر کی تعداد زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ کے لشکریوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دوسرے جنگ کے دوران ان کے لشکر کے 3 حصے تھے، جبکہ ان کے سامنے زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ گوہر اپنے 2 ہی حصوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن جب زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ گوہر نے بڑی مہارت اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حملے کو روک دیا اور پسپا ہونے کی بجائے وہ بالکل چٹانوں کی طرح ثابت قدم رہے، تب جو تخمینے لیانڈر، مارس، اناسٹا اور سیلر نے لگائے تھے وہ انہیں بیکار اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک گھمسان کا رن پڑا۔ زداک بن تغرائی نے جب دیکھا کہ اس نے اور اس کے لشکریوں نے پوری طرح دشمن کے حملوں کو روک کر اپنے ثبات، اپنی اولو العزمی کا اظہار کر دیا ہے، تو اپنے سامنے دشمن کے 2 سپاہیوں کو ڈھیر کرنے کے بعد جب اس کے سامنے جنگ کا تھوڑا سا خلا آیا، تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ گوہر نے اپنے اصل جارحیت پر مبنی کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے انہوں نے تکبیروں کا نعرہ مارا، پھر وہ اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے دشمن پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ گوہر کے جان لیوا حملوں کے سامنے گرجستانی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے۔ اب دائیں بائیں سے زداک بن تغرائی اور سعدالدولہ گوہر نے ان کا مکمل طور پر قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اسی قتل عام کے دوران مسلمان لشکریوں نے انجاز کے حاکم لیانڈر کو زندہ گرفتار کر لیا۔ جب لیانڈر کے گرفتار ہونے کی خبر اس کے لشکریوں میں پھیلی تو انہوں نے ایسا جی چھوڑا کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیانڈر کے بھائی مارس، لیانڈر کی بیٹی اناسٹا اور بھتیجے سیلر نے اپنے لشکریوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہیں، تب وہ تینوں بھی اپنی جانیں بچانے کی خاطر اپنے لشکریوں کے ساتھ ہی انجاز کی طرف بھاگ گئے تھے۔ انجاز کے والی لیانڈر کو جب زداک بن تغرائی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت زداک بن تغرائی کے پہلو میں سعدالدولہ گوہر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ زداک بن تغرائی کو دیکھتے ہوئے لیانڈر چونکا، پھر وہ انتہائی پریشانی اور انتہائی تعجب میں زداک بن تغرائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا میں جان سکتا ہوں تم کون ہو؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تم ایک بار انجاز میں داخل ہوئے تھے، تمہارا نام زداک تھا اور تم ایک راہب کے محافظ تھے۔ میں تمہیں اس لشکر کا سالار سمجھوں یا اس راہب کا محافظ؟ اس پر سعدالدولہ گوہر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا
और खोलती हुई आवाज में कहने लगा, सुन अंजाज के हाकिम लियांडर, अपनी जबान को लगाम दे। इस वक्त तू हमारे लश्कर के अमीर ज़िदाक बिन तुगराई के सामने खड़ा है और मेरे अमीर के एक इशारा आबरू पर तेरी गर्दन तक कट सकती है। सादुद्दौला गोहर के उन अल्फाज ने लियांडर को चकरा कर रख दिया था। वो बिल्कुल सरसों जैसा पीला होकर रह गया था। किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि उससे पहले ही ज़िदाक बिन तुगराई ने उसे मुखातिब किया। अंजाज के हाकिम, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तूने किस बिना पर अपने भतीजे सैलर को इतनी खुली छुट्टी दी कि वो मुसलमानों के इलाकों में तुर्कताजी करे और तबाही और बर्बादी फैलाए? किस बिना पर उसने मुसलमानों की बस्तियों और शहरों को लूटा, मुसलमानों का कत्लेआम किया और मासूम शहरियों की आबादियों को वीरान करके रखा? ये सब कुछ तेरे हुक्म पर किया गया, लिहाजा मैं तुमसे ही इसकी जवाब तलबी करूंगा। सुन लियांडर, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूं कि मैं एक खास मकसद के तहत उस राहिब के साथ तुम्हारे शहर अंजाज में दाखिल हुआ था। मैं उन दिनों मुसलमानों के उन कातिलों की तलाश में था जिन्होंने एक रेवड़ पर कब्जा किया, उनके मुहाफिजों का खात्मा किया। और सुन लियांडर, यह काम भी तुम्हारे भतीजे सैलर का था। लियांडर, सबसे पहले तुम मुझे जवाब दो कि किस बिना पर मुसलमान इलाकों में घुसकर तेरे भतीजे ने कत्लेआम का खेल खेला? लियांडर थोड़ी देर तक कुछ ना कह सका। बस वो टिकटिकी बांधे ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखे जा रहा था। ज़िदाक बिन तुगराई ने बोलते हुए उसे फिर चौंका दिया था। लियांडर, अगर तुमने ज्यादा देर खामोशी इख्तियार किए रखी तो सुनो, मैं तुम्हारी गर्दन काटने का भी हुक्म दे सकता हूं। इस पर बड़ी बरहमी में लियांडर ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, सुन मुसलमानों के अमीर, क्या तू समझता है मेरी गर्दन कट जाने के बाद ये मामला, ये कजिया खत्म हो जाएगा, बल्कि दुश्मनी और अदावत की आग और भड़क उठेगी? सुनो, मेरा कत्ल यकीनन तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। मेरे कत्ल की खबर गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी में मेरे बड़े भाई और वहां मुकीम मेरे बेटे को होगी तो याद रखना, वो दोनों चचा भतीजा आंधी और तूफान की तरह तुम लोगों की सल्तनत पर चढ़ दौड़ेंगे और फिर तुम्हारे यहां कोई ऐसी ताकत ना होगी जो मेरे भाई, मेरे बेटे की राह रोक सके। लियांडर की उस गुफ्तगू पर ज़िदाक बिन तुगराई ने एक हल्का सा कहकहा लगाया। फिर वो कहने लगा, लियांडर, ये तुम्हारा धोखा, फरेब, तुम्हारी गलत फहमी है। कसम खुदावंदे लाजवाल की, तेरे कत्ल के बाद अगर तेरे भाई और तेरे बेटे ने हमारी ममलुकत में दाखिल होने के बाद कोई खूनी खेल खेलने की इब्तदा की तो याद रखना, गुर्जिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी भी बस्ती में हमारे सामने तेरे भाई, तेरे बेटे को पनाह ना मिलेगी। वो हमारे आगे छुपते फिरेंगे और हम उनके ताकुब में साए की तरह उन्हें तलाश करते फिरेंगे। वो अपने जीने से बेजार हो जाएंगे, मौत मांगेंगे या अपने हाथों से अपना ही खात्मा करने की ठान लेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू का लियांडर ने कोई असर ना लिया और पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, देख मुसलमानों के अमीर, तेरी गुफ्तगू बिल्कुल सतही और आर्जी है। तूने अभी तक गुर्जिस्तान की कुव्वत का अंदाजा ही नहीं लगाया। मैं फिर तुम्हें तनबीह करता हूं कि मेरे कत्ल से बाज रहो, वरना याद रखो तुम्हारी अपनी सल्तनत मेरे कत्ल के बाद दरहम बरहम होकर रह जाएगी। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई ने एक कहकहा लगाया और लियांडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, लियांडर, मैं तेरे कत्ल का हुक्म देने लगा हूं और फिर देखूंगा तेरे कत्ल के बाद कौन सी आफत मुसलमानों पर टूटती है। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने करीब ही खड़े दो मुसल्ला जवानों को मखसूस इशारा किया। इस पर उन दोनों ने एक झटके के साथ अपनी तलवारें बेनियाम की। लियांडर को पकड़कर वो एक तरफ ले गए और उसकी गर्दन काट कर रख दी थी। एक रोज शाम के वक्त अनाबेल और रोजबा दोनों माँ बेटी अपने घर के सहन में खाना तैयार कर रही थी कि रेवड़ को बाड़े में बंद करने के बाद बारबक घर में दाखिल हुआ। वो अभी माँ और बहन के पास आकर खड़ा हुआ ही था कि उसका बाप अली जाग तकरीबन भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और जोर जोर से पुकारने लगा, अनाबेल, अनाबेल, तुम कहाँ हो? रोजबा, रोजबा मेरी बेटी, बारबक जल्दी से दीवान खाने में आओ। तुम लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आला पाए की खुशखबरी लेकर आया हूँ। अली जाग की उस आवाज में खुशियों और बहारों का रंग छलकता था। अली जाग के इस तरह पुकारने पर अनाबेल और रोजबा दोनों ने काम बंद कर दिया। फिर वो बड़ी तेजी से दीवान खाने की तरफ लपकी। बारबक भी उनके साथ हो लिया था। जब वो तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए तो अली जाग उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पहले मेरे सामने बैठो, फिर तुम्हें मैं ऐसी खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम तीनों के जी खुश हो जाएंगे। पहले ये बताइए कि ये खुशखबरी किससे मुतालिक है?
अन्नाबेल ने बड़े गौर से अपने शोहर अली जाग की तरफ देखते हुए पूछा था। जवाब में अली जाग थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए किसी खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा। इस दौरान एक गहरी निगाह उसने अपनी बेटी रोजबा पर भी डाली। फिर वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अन्नाबेल, जो खुशखबरी मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये खुशखबरी सुल्तान अल परसलान के बेहतरीन जर्नैल और सालार आला ज़िदाक बिन तुगराई से मुताल्लिक है। ज़िदाक बिन तुगराई का नाम सुनकर रोजबा बहारों के चहकते तुयूर, अनोखे मौसमों की कहानियों जैसी हो गई थी। उस मौके पर अपने बाप को मुखातिब करते हुए वो कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही उसकी मां अन्नाबेल बोल पड़ी। बारबक के बाप, आप ज़िदाक बिन तुगराई से मुताल्लिक कैसी खुशखबरी लेकर आए हैं? इस पर अली जाग की छाती तन गई और बड़े फखरिया अंदाज में वो कहने लगा, सुन बारबक की मां, सुन बारबक, सुन मेरी बेटी रोजबा, जैसा कि तुम जानते हो, अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर ने मुसलमान इलाकों में दाखिल होकर वहां बस्तियों, अनगिनत कस्बों और शहरों को ताराज और वीरान किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया और उन्हें लूटता हुआ अंजाज चला गया था। ये खबरें सुल्तान अल परसलान के तलाया गरों ने सुल्तान तक पहुंचाई। सुल्तान अल परसलान उस वक्त अपने बागी चचा कुतलमिश बिन इसराइल से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा था। देखो फिर ऐसा हुआ कि सुल्तान और ज़िदाक बिन तुगराई ने कुतलमिश बिन इसराइल के साथ जंग में फतह हासिल की। कुतलमिश बिन इसराइल को कत्ल कर दिया और बागियों का कला कमा किया। उसके साथ ही सुल्तान खुद तो अपने लश्कर के साथ मर्व की तरफ चला गया और ज़िदाक बिन तुगराई को उसने गुर्जिस्तानियों से इंतकाम लेने के लिए रवाना किया। ज़िदाक बिन तुगराई के साथ उसका एक और जर्नैल भी आया जिसका नाम सादुद्दौला गोहर है। ये दोनों जर्नैल गुर्जिस्तानियों के इलाकों में दाखिल हुए और जिस कदर सैलर ने तबाही और बर्बादी मुसलमान इलाकों में मचाई थी, उससे कहीं बढ़कर तबाही और बर्बादी का खेल ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने खेला। ज़िदाक बिन तुगराई की आमद की खबर अंजाज के हाकिम लियांडर को भी हो गई थी, लिहाजा वो अंजाज से एक जर्रार लश्कर लेकर निकला। उस लश्कर की कमांदारी खुद लियांडर कर रहा था। उसके साथ उसके लश्करियों का सालार आला उसका भाई मार्स भी था। उसके अलावा उसके लश्कर में उसका भतीजा सैलर और उसकी जंगजू बेटी अनास्टा भी शामिल थे। कहते हैं अंजाज से लगभग 35 मील दूर खुले मैदानों में लियांडर और ज़िदाक बिन तुगराई के दरमियान टकराव हुआ। एक होलनाक जंग हुई जिसके नतीजे में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने लियांडर को बदतरीन शिकस्त दी। कहने वाले कहते हैं कि उस जंग में लियांडर गिरफ्तार हुआ। उसका भाई मार्स, उसकी बेटी अनास्टा और भतीजा सैलर शिकस्त उठाकर अंजाज की तरफ भाग गए। लियांडर को जब ज़िदाक बिन तुगराई के सामने पेश किया गया तो ज़िदाक बिन तुगराई ने लियांडर की गर्दन काटने का हुक्म दे दिया। इस तरह हाकिम अंजाज लियांडर ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मारा जा चुका है। सुनो अन्नाबेल, सुनो रोजबा, सुनो बारबक मेरे बेटे, ज़िदाक बिन तुगराई ने यहीं तक इक्तिफा नहीं किया बल्कि उस जंग के बाद उसने गुर्जिस्तानियों की मजीद बस्तियों और शहरों में लूटमार का खेल खेला और जिस कदर सामान उस लूटमार के नतीजे में उसे हासिल हुआ, वो सारा सामान उसने उन बचे कुचे मुसलमानों में तकसीम कर दिया था जिन्हें सैलर के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। इस तरह ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने मुसलमान भाइयों के नुकसान का इंतकाम अंजाज के हाकिम से खूब लिया है। कहते हैं लियांडर के मारे जाने के बाद अभी तक अंजाज शहर में सफ़े मातम बिछी हुई है और अंजाज से कुछ तेज रफ्तार कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह की तरफ रवाना कर दिए गए हैं ताकि उसे उसके भाई और हाकिम अंजाज लियांडर के कत्ल हो जाने की खबर दी जा सके। यहां तक कहने के बाद दम लेने के लिए अली जाग लम्हा भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। अन्नाबेल और मेरे अजीज बच्चों, कहते हैं ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मरने वाले हाकिम अंजाज लियांडर की बेटी अनास्टा नाकाबिले तस्खीर ख्याल की जाती थी। लियांडर का भतीजा सैलर भी बड़ा खूनख्वार और जंगजू ख्याल किया जाता था, लेकिन इस जंग में ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने जर्नैल सादुद्दौला गोहर के साथ गुर्जिस्तानियों को ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि लियांडर तो गिरफ्तार हो गया, जबकि लियांडर का छोटा भाई जो अंजाज के लश्करियों का सालार आला है जिसका नाम मार्स है, वो अपनी भतीजी अनास्टा और अपने बेटे सैलर के साथ सर पर पांव रखकर भागा और अपनी जान बचाने की खातिर अंजाज की तरफ चला गया। ज़िदाक बिन तुगराई के मुतालिक अपने बाप से ये खबरें सुनकर रोजबा की हालत अजीब हो गई थी। उसके चेहरे पर उस लम्हे रंगों की फुआर, हुस्ने बेपनाह की चमक और कदीम दास्तानों का जमाल था। थोड़ी देर तक रोजबा की ऐसी ही हालत रही। शायद वो अपनी उस हालत से लज्जत अंदोज भी होती रही। लम्हा भर के लिए उसकी आंखें बंद रही। शायद वो ख्यालों ही में तयूर की तरह उड़ती हुई ज़िदाक बिन तुगराई के पास पहुंच गई थी। फिर जल्द ही वो चौंक पड़ी। किसी ख्याल ने उसे एकदम उदास और परेशान कर दिया था। फिर उसने अपने बाप अली जाग को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया,
اے میرے باپ، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ انجاز سے قاصد گرجستان کے مرکزی شہر انی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور وہ گرجستان کے بادشاہ بقرات کو اس کے بھائی لیانڈر کے زداک بن تغرائی کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر دیں گے۔ اے میرے باپ، اگر اس خبر کے نتیجے میں گرجستان کا بادشاہ بقرات اپنی پوری عسکری قوت کے ساتھ زداک بن تغرائی کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے تو اے میرے باپ، ان ویرانوں اور غریب الوطنی میں زداک بن تغرائی اکیلا بیچارہ کیا کرے گا؟ روزبہ کی اس گفتگو کے جواب میں علی جاک نے ایک ہلکا سا کہا لگایا۔ انابیل اور باربک بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر علی جاک نے اپنی بیٹی روزبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، روزبہ میری بیٹی، تیری یہ پریشانی، تیرے یہ تفکرات اور زداک بن تغرائی کے متعلق تیری یہ حالت ایک فطری عمل ہے، اس لیے کہ تو زداک بن تغرائی کو پسند کرتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ پر میری بیٹی سن، زداک بن تغرائی نہ بیچارہ ہے، نہ غریب الوطن ہے، نہ وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ میری بیٹی، اگر گرجستان کا بادشاہ بقرات اپنی پوری عسکری قوت کے ساتھ زداک بن تغرائی کی طرف آتا ہے تو یاد رکھنا، زداک بن تغرائی کے ساتھ اس وقت دو بڑی قوتیں ہیں، ایک وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھ میری بیٹی، کائنات میں جب ہر شے اونگتی ہے تو وہ ایسا مالک ہے جس کی آنکھ جاگتی ہے اور وہ ہر شے کے دل کے بھید تک جانتا ہے۔ ایک تو وہ آقا، وہ مالک زداک بن تغرائی کے ساتھ ہے، اور دوسرا ایک دنیاوی آنکھ بھی زداک بن تغرائی کی پشت پناہی پر ہے، اور وہ مسلمانوں کا سلطان الپرسلان ہے۔ روزبہ میری بیٹی، یاد رکھنا، اگر گرجستان کے بادشاہ بقرات نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے یا اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میرا دل اور میرا ضمیر کہتا ہے کہ سلطان الپرسلان اس بقرات کے پر کاٹے گا اور اس طرح تعاقب کرے گا جس طرح کوئی شیر دل چوپان بھیڑیوں کے پیچھے تلوار سونپ کر بھاگ پڑتا ہے۔ اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بقرات نے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ سلطان الپرسلان گرجستان کے شہر انی تک اس بقرات کا بری طرح تعاقب کرے گا۔ اپنے باپ کی اس گفتگو نے روزبہ کا دل خوش کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی، اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، اے میرے باپ، اب جبکہ زداک بن تغرائی انجاز کے حاکم سے اپنا انتقام لے چکے ہیں تو کیا اس انتقام سے فارغ ہو کر وہ ہمارے علاقوں کا بھی رخ کریں گے یا اجنبیوں کی طرح دشمن سے نپٹنے کے بعد واپس نیشاپور یا مرو شہر کی طرف چلے جائیں گے؟ روزبہ کے اس پریشان اور فکر انگیز سوال کے جواب میں علی جاک تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد وہ خوشی اور تجسس ملی جلی آواز میں اپنی بیٹی روزبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، روزبہ میری بیٹی، غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں، پر میرا دل کہتا ہے کہ میری بیٹی، میری بچی ان علاقوں میں زداک بن تغرائی آیا ہے تو وہ ہم سے ضرور ملے گا۔ میرا دل کہتا ہے اس کام سے فراغت پانے کے بعد وہ اس عاجز اور خاکسار کی بستی کی طرف بھی ضرور آئے گا۔ میری بیٹی دیکھ، شام ہو رہی ہے، اب تم دونوں ماں بیٹی اٹھو اور کھانا تیار کرو۔ اپنے باپ علی جاک کا جواب سن کر روزبہ کسی قدر خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اپنی ماں انابیل کے ساتھ وہ دیوان خانے سے نکل گئی اور دونوں ماں بیٹی کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ دوسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے حسین و خوبصورت روزبہ خوشکن جنگلی غزال کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی ماں انابیل کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اپنی ماں کے پاس آتے ہی عجیب سے مسرت انگیز انداز میں روزبہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں وہ آ گئے، ماں وہ آ گئے، وہ آ گئے ماں۔ روزبہ کی حالت دیکھتے ہوئے پہلے تو انابیل پریشان ہو گئی تھی، پھر اس نے ایک تجسس اور استفہام ملے انداز میں اپنی بیٹی روزبہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی، میری بچی، کون آ گیا؟ کس کے آنے سے تو اس قدر خوش اور شاداں ہے؟ اس پر پہلے سے کہیں زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے روزبہ کہنے لگی، ماں، جس وقت میں بھائی اور باپ کے ساتھ ریوڑ کی نگہبانی کر رہی تھی تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ وہاں آئے تھے اور ہمارے کوہستانی سلسلے کے دامن میں انہوں نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ جو ان کا دوسرا جرنیل ہے جس کا نام بابا نے سادو دولہ گوہر بتایا تھا، وہ تو اپنے پڑاؤ کی نگرانی کرنے لگا، جبکہ زداک بن تغرائی کوہستانی سلسلے کے اوپر اس جگہ جہاں میں، بابا اور بھائی کھڑے تھے۔ اے میری ماں، انہیں دیکھتے ہی میں بستی کی طرف بھاگ آئی۔ جب میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اے میری ماں، بابا اور بھائی ریوڑ کے ساتھ زداک بن تغرائی کو بھی اپنے ساتھ بستی کی طرف لا رہے تھے۔ زداک بن تغرائی کی آمد کا سن کر انابیل کے چہرے پر بھی خوشیاں بکھر گئی تھی۔ پھر اپنی بیٹی روزبہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، روزبہ بیٹھو میری بیٹی،
मैं तेरे साथ इस मौजू पर संजीदा गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अपनी माँ के उन अल्फाज से रोजबा बेचारी भी संजीदा हो गई और चुपचाप अपनी माँ के सामने बैठ गई। फिर अनाबेल ने रोजबा को मुखातिब करके कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बेटी, तेरी खुशियां मुझे अपनी जान और हर चीज से अजीज हैं। मैं खुदावंदे कुद्दूस की बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूं कि ज़िदाक बिन तुगराई हमारी बस्ती की तरफ आया है। देख बेटे, जब वो थोड़ी देर तक हमारे घर आता है तो मैं तेरे बाबा से कहूंगी कि वो तेरी मोहब्बत का इंकशाफ ज़िदाक बिन तुगराई पर करे। इस सिलसिले में मैं खुद भी ज़िदाक बिन तुगराई से बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ज़िदाक बिन तुगराई तेरी मोहब्बत, तेरी चाहत की कदर करेगा। जवाब में रोजबा की गर्दन थोड़ी देर तक दुख और सोचों में झुकी रही। उसके बाद उसकी लरजती सी आवाज अनाबेल को सुनाई थी, ऐ मेरी माँ, तेरे अल्फाज मुबारक हों, पर मैं डरती हूँ एक ऐसा शख्स जो कभी सुल्तान तुगरल का सालारे अव्वल रहा हो और अब न सिर्फ ये कि सुल्तान अल परसलान का दस्ते रास्त बल्कि उनका एक अजीम जर्नैल हो, क्या वो एक रेवड़ चराने वाली लड़की और एक चरवाहे की बेटी को अपनी जिंदगी का साथी, अपनी जीस्त का रफीक बनाने पर आमादा हो जाएगा। रोजबा की उस गुफ्तगू से थोड़ी देर के लिए अनाबेल परेशान हुई थी। उसके जहन में कई मनफी किस्म के ख्याल उठे थे। फिर उसने अपने सर को झटक दिया और रोजबा को मुखातिब करते हुए वो फिर कह उठी, रोजबा मेरी बेटी, तू एक रेवड़ चराने वाली और एक चरवाहे की बेटी जरूर है, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने तुझे हुस्न, तुझे खूबसूरती की दौलत से ऐसा माला माल किया है कि संगे मरमर के कसर और मखमली माहौल में परवरिश पाने वाली शहजादियां भी तेरे हुस्न, तेरी खूबसूरती और तेरे जमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। देख मेरी बेटी, तू कदावर है, खूबसूरत है, नौ उम्र है। मुझे उम्मीद है कि ज़िदाक बिन तुगराई तेरी मोहब्बत को ठुकराएगा नहीं। तेरी शख्सियत ऐसी है कि देखने वाला मेरी बच्ची एक बार तेरे हुस्न, तेरे जमाल में महव होकर रह जाता है। मुझे उम्मीद है तू ज़िदाक बिन तुगराई की मंजिल और उसकी मोहब्बत की बशारत जरूर बनेगी। अपनी माँ अनाबेल की उस गुफ्तगू का रोजबा कोई जवाब देना ही चाहती थी कि खामोश रह गई, इसलिए कि उस लम्हे हवेली में अली जाक, बारबक और ज़िदाक बिन तुगराई दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही रोजबा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर वो उनकी तरफ भागी। आगे बढ़ते हुए उसने ज़िदाक बिन तुगराई से उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। ज़िदाक बिन तुगराई ने मुस्कुराते हुए उसे अपने घोड़े की बाग ना दी। इस पर रोजबा परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई बोल उठा, देख रोजबा, घोड़े को पकड़कर बांधना तेरा काम नहीं है। अब चूंकि मैं इस हवेली के महल्ले वकू से वाकिफ हूँ, लिहाजा मुझे अपना घोड़ा खुद बांधना चाहिए। उस मौके पर बारबक आगे आया और मुसरत अंगेज आवाज में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे भाई, आप गलत कहते हैं। घोड़ा ना मेरी बहन रोजबा बांधेगी, ना आप, घोड़ा आपका छोटा भाई बारबक बांधेगा। उसके साथ ही बारबक ने घोड़े की लगाम ज़िदाक बिन तुगराई से ले ली और उसे अस्तबल की तरफ ले गया था। अली जाक और ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। रोजबा भी उनके करीब ही रही। बारबक ने घोड़े को अस्तबल में बांधा, उसकी जीन दहाना उतारा, उसके सामने खुराक डाल दी थी। फिर वो अपने बाप के पास आया। अली जाक, ज़िदाक बिन तुगराई और बारबक दीवान खाने में दाखिल हुए थे। दीवान खाने में दाखिल होते वक्त अचानक ज़िदाक बिन तुगराई मुड़ा और रोजबा को आवाज देते हुए दीवान खाने में बुलाया। ज़िदाक बिन तुगराई के इस तरह आवाज देने पर रोजबा पहले तो बेहद खुश हुई, फिर न जाने किन ख्यालों की वजह से वो किसी कदर परेशान और फिक्रमंद भी हो गई। उस मौके पर अनाबेल भी अपनी जगह पर उठ गई। दोनों माँ बेटी उठी दीवान खाने में दाखिल हुई। अनाबेल ने पहले ज़िदाक बिन तुगराई के सर और उसकी पीठ पर हाथ फेरा, फिर उसे गुर्जिस्तानियों के खिलाफ फतहमंदी पर मुबारकबाद दी। अपनी माँ के बाद रोजबा ने भी शर्माते हुए ज़िदाक बिन तुगराई को मुबारकबाद दी। उसके बाद एक दुज़दीदा सी निगाह रोजबा ने ज़िदाक बिन तुगराई पर डाली और पूछने लगी, आपने मुझे आवाज देकर बुलाया था, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? इस पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, देख रोजबा, पहले मुझे पानी पिलाओ, इसके बाद मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो कहने के लिए मैंने तुम्हें आवाज देकर बुलाया था। इस पर रोजबा फौरन अपनी जगह से उठ गई। भागती हुई वो बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी का एक कोरा प्याला पानी का भर कर ले आई थी। बड़े अदब, बड़ी इरादतमंदी से उसने प्याला ज़िदाक बिन तुगराई को पेश किया था। ज़िदाक बिन तुगराई ने पानी पिया, प्याला वापस रोजबा को थमाया। रोजबा एक बार फिर बाहर निकली, प्याला रखकर वापस लौटी और अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई थी। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने फिर उसे मुखातिब किया, रोजबा, मैंने तुम्हें दीवान खाने में दाखिल होते वक्त जो आवाज देकर बुलाया था, तो तुमसे एक सवाल पूछना था। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से अली जाक और अनाबेल भी परेशान हो गए थे, जबकि रोजबा के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। फिर दीवान खाने में ज़िदाक बिन तुगराई की आवाज गूंजी थी, सुन रोजबा,
अपने लश्कर का पड़ाव तुम्हारी बस्ती के कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में कराने के बाद जिस वक्त मैं अपने घोड़े को भगाता हुआ कोहिस्तानी सिलसिले की उस जगह गया जहां तुम बारबक और अली जाग खड़े थे, तो तुम मुझे देखते ही बस्ती की तरफ भाग आई थी। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो या क्या तुम्हें मुझसे कोई गिला या शिकवा है? अगर कोई ऐसी बात हो तो कहो। उस गुफ्तगू से पहले जहां रोजबा इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद हो रही थी, अब ज़िदाक बिन तुगराई के उस सवाल पर उस बेचारी की गर्दन झुक गई थी। सर पर बंधे हुए रुमाल का कोना उसने मुंह में ले लिया था और लजाते शर्माते हुए वो दीवान खाने के फर्श की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर उसकी मां अनाबेल ने उसकी मदद की और फिर उसे मुखातिब करते हुए वो कहने लगी, रोजबा मेरी बेटी, देख जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती थी वो मौजू खुद ही छिड़ गया है। तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा। इस पर रोजबा ने एक निगाह अपनी मां पर डाली। उसके बाद वो दीवान खाने से बाहर निकल गई थी, पर वो दीवान खाने से दूर नहीं गई। दीवान खाने के दूसरे दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट में जा खड़ी हो गई थी। शायद वो जानना चाहती थी कि मेरी मां ज़िदाक बिन तुगराई के साथ क्या गुफ्तगू करती है। कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद अजीब से सवालिया अंदाज में अनाबेल ने अपने शोहर अली जाग की तरफ देखा। अली जाग भी शायद उसका मतलब समझ चुका था, लिहाजा हल्के से अंदाज में उसने अपनी गर्दन असबात में हिला दी, जिस पर अनाबेल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अनाबेल ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, जो बात मैं कहने लगी हूं वो तुम्हारे आने के साथ ही तो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुम्हारी गुफ्तगू का मौजू ही उस तरफ मुड़ गया था, लिहाजा अब ये बात मैं कहने पर मजबूर हूं। देख मेरे बेटे, कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर तुम्हें देखते ही रोजबा जो बस्ती की तरफ भागी थी, तो वो बिला वजह नहीं भागी थी। उसकी मैं वजाहत करती हूं। उस इंकशाफ के बाद मेरे बेटे मैं तेरे तासुरात, तेरा रद्द अमल भी जानना चाहूंगी। देख ज़िदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि हमारी बेटी रोजबा तुम्हें पसंद करती है और तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी रफीका हयात बनने की ख्वाहिशमंद है, तो बेटे इस सिलसिले में तुम्हारा क्या जवाब, तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? देख ज़िदाक मेरे बेटे, मैंने बात को लपेट कर नहीं पेश किया, खुली बात तुमसे की है। इस सिलसिले में ना कोई तमहीद बांधी है, बस सादा अल्फाज में जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने बयान करती है। अब मैं तुम्हारा जवाब सुनना भी पसंद करूंगी। अनाबेल के उस इंकशाफ पर ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई थी। थोड़ी देर तक खामोश रहकर शायद वो उस अनोखी और रूह अफजा खबर से लुत्फानंदोज होता रहा। एक निगाह बारी बारी उसने अली जाग बारबक पर डाली। उसके बाद अपने सामने अनाबेल की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मोहतरम खातून, मेरे लिए ये खबर इंतहा दर्जे की खुशगवार है कि रोजबा मुझे पसंद करती है और मेरी रफाकत को कबूल करना चाहती है। मोहतरम अनाबेल, अगर रोजबा जिंदगी के इस साहिल पर खड़ी है तो आप देखेंगे जिंदगी के इस साहिल पर मैं भी इसके पहलू बा पहलू होऊंगा। अगर मैं मजीद खुलकर कहना चाहूं तो मैं आपसे मजीद ये भी कह सकता हूं कि अगर रोजबा को मेरी जिंदगी की रफाकत में दिया जाता है, अगर इसे मेरी जीस्त का साथी बनाया जाता है, तो मैं हमेशा के लिए इसके साथ इसकी रफाकत पर फख्र करता रहूंगा। ऐसी लड़कियों की रफाकत बहुत कम मर्दों को नसीब होती है और मैं हमेशा इस पर फख्र महसूस करूंगा कि मुझे रोजबा जैसा साथी मिला। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये पेशकश की। मैं रोजबा को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हूं। उन अल्फाज ने सिर्फ अनाबेल ही नहीं, अली जाक और बारबक को भी खुश कर दिया था। ये खबर उनके लिए ऐसी खुशकुन थी कि थोड़ी देर तक वो कुछ कह ही ना पाए थे कि दूसरी जानिब रोजबा भी दरवाजे की ओट में पर्दे के पीछे ये अल्फाज सुन चुकी थी और ये अल्फाज सुनने के बाद वो देवमालाई अफसानों, लोक गीतों और बजते घुंघरुओं, बहते आबशारों जैसी होकर रह गई थी। उस मौके पर मुस्कुराते हुए बारबक बाहर भाग गया। दूसरे दरवाजे की ओट में खड़ी रोजबा ने भी बारबक को बाहर आते देख लिया था, लिहाजा वो भागकर पीछे हट गई। बारबक बाहर निकला, फिर भागता हुआ रोजबा के करीब आया। इतनी देर तक रोजबा एक जगह बैठ चुकी थी। बारबक उसके पास बैठ गया, फिर बड़े खुशगवार अंदाज में अपनी बहन को मुखातिब करके वो कहने लगा, देख मेरी बहन, मैं तुम्हें एक अच्छी खुशखबरी सुनाऊं। इस पर रोजबा ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो खबर मेरे लिए अच्छी और खुशगवार हो सकती है, क्या वो तेरे लिए अच्छी और खुशगवार नहीं हो सकती? इस पर बारबक ने कहकहा लगाया और कहने लगा, हाँ, अगर मैं लड़की होता तो यकीनन वो मेरे लिए भी खुशगवार होती। बारबक के उस बेसाख्ता जवाब पर रोजबा खुलकर हंसती थी। फिर बारबक की पेशानी पर उसने एक बोसा दिया और कहने लगी, अच्छा मेरे प्यारे भाई, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? बारबक फिर बोल पड़ा, मेरी प्यारी बहन, माँ ने ज़िदाक बिन तुगराई पर इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि आप उन्हें चाहती और पसंद करती हैं। माँ ने ज़िदाक बिन तुगराई से उनका रद्द अमल भी पूछा था,
जवाब में उन्होंने आपको अपनी जिंदगी का साथी और अपनी रफीका हयात बनाने की हामी भर ली है। मेरी अजीज बहन, ज़िदाक बिन तुगराई एक ऐसा जवान है जो रात को मछलें लेकर ढूंढे से भी नहीं मिलता। मेरी अजीज, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ऐसा रफीक मिलने पर मुबारकबाद देता हूँ। बारबक की उन खुशकुन बातों से मगलूब होकर रोजबा ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बारबक को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो बारबक को मुखातिब करके कहने लगी, बारबक मेरे अजीज भाई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तेरी बहन वाकई खुशकिस्मत है। मैं ही नहीं, जिस लड़की को भी ज़िदाक बिन तुगराई की जिंदगी का साथी बनाया जाता, मेरे भाई वो लड़की यकीनन खुशकिस्मत होती। ये सआदत चूंकि मेरे हिस्से में आ रही है, लिहाजा मैं भी अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की ख्याल करती हूँ। रोजबा की उस गुफ्तगू का जवाब बारबक देना ही चाहता था कि दीवान खाने के अंदर से अली जाग की आवाज आई। उसने बारबक और रोजबा दोनों को बुलाया था। इस पर रोजबा बारबक की तरफ देखते हुए कहने लगी, जाओ बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। जवाब में बारबक ने रोजबा का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, उठो मेरी बहन, बाबा मुझे ही नहीं आपको भी बुला रहे हैं। इतनी देर तक अली जाग की आवाज फिर सुनाई थी। उसने दोबारा दोनों बहन भाइयों को बुलाया था। इस पर बारबक कहने लगा, मेरी अजीज बहन, बाबा की आवाज सुनी, मुझे ही नहीं तुम्हें भी बुलाया गया है। रोजबा शर्माते हिचकचाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर वो बारबक के साथ होली थी। दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। उस मौके पर रोजबा की गर्दन झुकी हुई थी। गर्दन झुकाए आगे बढ़ी और अपने बाप अली जाग की ओट में बैठ गई थी। उस मौके पर थोड़ी देर तक अनाबेल ने मुस्कुराते हुए रोजबा की तरफ देखा। फिर वो रोजबा को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही अली जाग बोल पड़ा। उसने भी रोजबा ही को मुखातिब किया था। रोजबा मेरी बेटी, मेरे पास से उठो और ज़िदाक बिन तुगराई के पास जाकर बैठो। मैं तुम्हारे साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अपने बाप के उन अल्फाज के जवाब में रोजबा ने एक बार बड़ी अजीब सी बेबसी के अंदाज में अली जाग की तरफ देखा। अली जाग ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी थी। फिर वो अपनी जगह से उठी और लरजती हुई चाल से वो ज़िदाक बिन तुगराई के करीब जाकर बैठ गई थी। उसके बाद कमरे में एक बार फिर अली जाग की आवाज बुलंद हुई। उसने रोजबा को मुखातिब किया था, रोजबा मेरी बेटी, तेरी गैर मौजूदगी में हमने अमीर ज़िदाक बिन तुगराई से तेरी मोहब्बत, तेरी चाहत का इजहार किया था। हम ही नहीं मेरी बेटी, तू भी खुशकिस्मत है कि ज़िदाक बिन तुगराई ने तुम्हें अपनी जिंदगी का रफीक, अपनी जीस्त का साथी बनाने की हामी भर ली है। देख मेरे बेटे, इस वक्त हम घर के सब अफराद बैठे हैं। काश इस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई के अहले खाना भी यहाँ होते। मेरी बेटी, तुम पर मैं ये इंकशाफ करता हूँ कि आज से तुम्हें ज़िदाक बिन तुगराई से मंसूब किया जाता है। आज से तू हमारे पास अमीर ज़िदाक बिन तुगराई की अमानत है और ज़िदाक जब भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे ये उसका हक रखते हैं। यहाँ तक कहने के बाद अली जाग रुका। फिर उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे बेटे, इस मौके पर मैं तुमसे ये भी गुजारिश करूंगा कि तुम्हें आज की रात हमारे यहाँ कयाम करना होगा। कल मैं अपनी बस्ती के जरगर की तरफ जाऊंगा, उससे 2 अंगुश्तरियां बनवाऊंगा, एक तुम्हारे लिए, एक रोजबा के लिए। इस तरह बाकायदा तौर पर तुम दोनों की निस्बत का ऐलान किया जाएगा। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मेरे मोहतरम, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गुर्जिस्तानियों के इलाकों में मैंने अपने लश्कर के साथ जो तुर्कताज की है, उस यलगार के नतीजे में कुछ सामान मेरे हिस्से में भी आया है। वो सामान के ढेर थे जो हमारे हाथ लगे, उनमें से ज्यादातर तो हमने उन लोगों में बांट दिया है जो अंजाज के हुक्मरान लियांडर के भतीजे सैलर की तबाह बर्बादी की वजह से मुतासिर हुए थे। उसके बाद भी काफी सामान हमारे पास बचा। वो सामान मैंने अपने लश्करियों में बांट दिया है और जिस कदर हिस्सा मेरे लश्करियों को मिला वैसा ही मुझे भी नसीब हुआ है। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने करीब ही पड़ी अपने घोड़े की जीन की खुरजीन उठाई, उसमें से सुर्ख कपड़े की एक थैली निकाली और वो थैली उसने अपने पहलू में बैठी रोजबा की गोद में रखते हुए कहना शुरू किया, ये जो थैली मैंने रोजबा की गोद में रखी है, इसमें काफी नकदी के अलावा कुछ जेवरात भी हैं। जिस वक्त मैं अपने लश्कर के साथ आपकी बस्ती का कस्त कर रहा था तो इरादा किया था कि ये चीजें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उस वक्त मुझे उम्मीद और तवक्को न थी कि आप रोजबा जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की को मेरी जिंदगी का साथी बनाने का ऐलान कर देंगे। अब जबकि आप रोजबा को मेरे साथ मंसूब कर ही चुके हैं तो ये थैली मैंने इसकी गोद में रखी है। इसमें जो जेवरात हैं वो रोजबा के लिए हैं और नकदी आप अपने काम में इस्तेमाल करें। अली जाक अपनी जगह से उठकर उसके करीब हो बैठा। अनाबेल को भी उसने अपने पास बुलाया। फिर रोजबा की गोद में रखी उसने थैली उठाई और रोजबा की गोद में ही उसने थैली खोल दी थी। रोजबा चौंक पड़ी। बेशुमार सुनहरी सिक्कों के अलावा उस थैली में से कई अंगुश्तरियों के अलावा और बहुत से जेवरात भी निकले थे। चोर निगाहों से रोजबा उस सारे सामान को देखे जा रही थी।
अनाबेल भी आगे बढ़ी और उलट पलट कर उन चीजों को देखने लगी। फिर उसने 2 अंगुश्तियां ली। वो उसने अपने शोहर अली जाक को थमाई और अली जाक के कान में सरगोशी की। अली जाक दोनों अंगुश्तियां लेकर रोजबा और जिदाक बिन तुगराई के सामने आया। एक अंगुश्तरी उसने रोजबा को, दूसरी जिदाक बिन तुगराई को थमाई और कहने लगा, मेरे बच्चों, अब जबकि तुम एक दूसरे से मंसूब किए जा चुके हो तो एक दूसरे को यह अंगुश्तरी पहनाओ ताकि तुम दोनों के आपस में मंसूब होने की निशानियां भी तुम्हारे पास रहे। जिदाक बिन तुगराई, मेरे बेटे, पहले तुम ये काम सर अंजाम दो। रोजबा, मेरी बेटी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रोजबा ने फौरन अपना हाथ आगे कर दिया था। जिदाक बिन तुगराई ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उस मौके पर रोजबा बेचारी का हाथ कपकपा और लरज रहा था। फिर जिदाक बिन तुगराई ने बड़े प्यारे अंदाज में एक अंगुश्तरी उसे पहना दी थी। उसके साथ ही अपने कपकपाते हाथों से रोजबा ने जिदाक बिन तुगराई का हाथ भी अपने नरम गुदाज और खुशबुओं भरे हाथ में लिया। फिर उसने भी वैसे ही प्यारे अंदाज में जिदाक बिन तुगराई को अंगूठी पहनाई थी और अंगूठी पहनाने के बाद एक गहरी निगाह उसने जिदाक बिन तुगराई पर डाली थी, जिस पर उसने देखा कि जिदाक बिन तुगराई मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तो उसके हसीन और खूबसूरत लबों पर भी एक तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर उसकी निगाहें झुक गई थी। उस काम की तकमील के बाद अली जाक, अनाबेल और बारबक बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। उस मौके पर फिर अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, रोजबा, मेरी बेटी, अब तू बाकायदा तौर पर अमीर जिदाक बिन तुगराई से मंसूब हो चुकी है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू अगर दिन रात के किसी भी हिस्से में अमीर जिदाक से मिलना चाहे तो तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए आज के बाद तू हमारे यहाँ अमीर की अमानत है। देख मेरी बेटी, जहाँ तक मेरे जाती ख्यालात हैं, इस मंसूबियत पर इंतहा दर्जे का खुश हूँ। मेरे अपने जाती ख्यालात के मुताबिक मेरी बेटी, तो इंतहाई खुश नसीब है कि तुझे अमीर जिदाक बिन तुगराई जैसा रफीक मिला। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा कि सारी उम्र अपनी इस सादत पर फख्र करना। अगर तू ऐसा करेगी तो कामयाबियां तेरे कदम चूमेंगी। देख मेरी बेटी, अब जबकि तू जिदाक बिन तुगराई की रफाकत में आ चुकी है तो इस मौके पर तू कुछ कहना पसंद करेगी। अगर तू कुछ कहे तो तेरे अल्फाज हम तीनों के लिए ही नहीं बल्कि अमीर जिदाक के लिए भी खुशी का बायस होंगे। जवाब में रोजबा बेचारी ने एक बार कसमसाते हुए अपनी जगह पर पहलू बदला। फिर एक गहरी निगाह जिदाक बिन तुगराई पर डाली। उसके बाद जिदाक की तरफ से नजरें हटाकर गर्दन झुकाते हुए वो कहने लगी, जो अंगुश्तरी मुझे पहनाई गई है, मैं समझती हूँ यही काफी है। मैं अमीर से गुजारिश करूंगी कि ये जो थैली इन्होंने मेरी गोद में उल्टी है, इसमें जिस कदर नकदी और जेवरात हैं, ये इसी थैली में लेकर अपने अहले खाना के पास ले जाएं, ये उनका हक बनता है। रोजबा के उन अल्फाज ने जिदाक बिन तुगराई को अफसुर्दा और उदास कर दिया था। फिर उसने रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सुन रोजबा, को तूने एक बेहतरीन, अच्छा और इंसाफ पर मबनी फैसला किया है, पर सुन, इस वक्त दुनिया में मेरा कोई अजीजो अकारिब नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मंसूब करने के बाद अब तुम ही मेरी वाहिद रफीका और अजीजो अकारिब हो। उसके बाद जिदाक बिन तुगराई ने सुलेमान के सुल्तान होने का दावा करने के बाद निशापुर से मर्व की तरफ जाने और उसकी गैर मौजूदगी में अमीदुल मुल्क के उसके माँ बाप को कत्ल करने की सारी रोदात तफसील के साथ कह दी थी। जिदाक बिन तुगराई के माँ बाप के कत्ल के हालात सुनकर रोजबा बेचारी की हालत यकसर तब्दील होकर रह गई थी। थोड़ी देर पहले जहां उसके चेहरे पर खुशियां रक्स कर रही थी, अब वहां परेशानियां हजूम कर गई थी। उस मौके पर अली जाक, अनाबेल और बारबक भी इंतहा दर्जे के परेशान और गमजदा हो गए थे। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। उसके बाद अली जाक ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे माँ बाप के मरने का बेहद दुख और गम है। मेरे बेटे, मेरी दुआ है खुदावंदे दो जहां तुम्हें सब्र और सुकून अता करे। देख मेरे बेटे, अब जबकि तू गुर्जिस्तानियों को बदतरीन शिकस्त दे चुका है, अंजाज के हाकिम लियांडर की गर्दन भी काट चुका है, तो इसके बाद तेरा लाहे अमल क्या होगा? अली जाक के उस इस्तफसार के जवाब में जिदाक बिन तुगराई ने अपने आप को संभाला। फिर वो अली जाक की तरफ देखते हुए कह रहा था, मोहतरम अली जाक, अभी मैंने अपने काम की तकमील नहीं की है। आप जानते हैं जहां गुर्जिस्तानियों की तरफ से सैलर एक बहुत बड़ा लश्कर के साथ निकला और मुसलमान इलाकों में तबाही और बर्बादी फैलाई थी, वहां गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के कहने पर रोमनों के बादशाह रोमानोस ने भी ऐसा ही कदम उठाया। उसने अर्दी नाम के अपने एक जर्नैल को मुकर्रर कर दिया और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के उकसाने पर रोमन शहंशाह रोमानोस ने अपने जर्नैल आर्दी को हुक्म दिया कि रोमन सल्तनत के नवाह में जिस कदर मुसलमानों की बस्तियां, कस्बे और शहर हैं, उन्हें जी भर के लूटे, सामने आने वाले मुसलमानों का जी भर के कत्लेआम करे और माले गनीमत के ढेर लेकर कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो। अपने बादशाह रोमानोस के उस हुक्म का इत्तेबा करते हुए रोमन जर्नैल आर्दी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला
और आसपास के मुसलमान इलाकों में उसने सैलर जैसी तबाही और बर्बादी का खेल खेला और मुसलमानों की लूट खसूट करके वो वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। मोहतरम अली जाक, मैंने आपसे पहले कहा कि अभी मेरे काम की तकमील नहीं हुई, मेरा आधा काम मुकम्मल हुआ है। यूं जाने मैं अभी सिर्फ गुर्जिस्तानियों को सबक सिखाने में कामयाब हुआ हूं, जबकि सुल्तान अल परसलान ने गुर्जिस्तानियों के साथ साथ मुझे रोमनों पर भी जरब लगाने के लिए कहा था। लिहाजा अपने सुल्तान अल परसलान के हुक्म का इत्तेबा करते हुए अली जाक मेरे मोहतरम, मैं आज रात के पिछले हिस्से में अपने लश्कर के साथ हरकत में आऊंगा और रोमन इलाकों का रुख करूंगा। मुझे उम्मीद है कि रोमनों के इलाकों में भी मैं ऐसी ही कामयाबियां हासिल करूंगा जैसी इन इलाकों में मैंने गुर्जिस्तानियों के खिलाफ की हैं। गुर्जिस्तान पर हमलावर होते वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर का सर काटूंगा, लेकिन सैलर की खुशकिस्मती कि वो शिकस्त उठाकर अंजाज की तरफ भाग गया, लेकिन मैं उससे इंतकाम जरूर लूंगा, इसलिए कि उसने मुसलमान चरवाहों का कत्ल किया था। उनके किसास में सैलर की गर्दन एक ना एक रोज जरूर काटूंगा। उधर रोमन जर्नैल आर्दी ने जो मुसलमानों के इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, तो उसके मुतालिक भी मेरे यही ख्यालात हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आर्दी को भी अपने हाथों से काटूं, ताकि उससे ये इबरत आमोजी हो कि मुसलमान इलाकों पर हमलावर होकर लूट खसूट करना इतना आसान नहीं, इसलिए कि उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कहने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई लम्हा भर के लिए रुका था। उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो फिर कह रहा था, मोहतरम अली जाक, मेरी मंजिल अब रोमनों की सरजमीन है और मैं उन पर हमलावर होकर उनसे अपने कत्ल होने वाले और बेघर होने वाले मुसलमानों का इंतकाम जरूर लूंगा। ज़िदाक बिन तुगराई जब खामोश हुआ तो अली जाक एक बार फिर बोल पड़ा, ज़िदाक बिन तुगराई, मेरे अजीज बेटे, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आज की रात तुम हमारे यहाँ कयाम करो? कल जिस वक्त तुम चाहोगे हम तुम्हारी रवानगी, तुम्हारे कूच का इंतजाम कर देंगे। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई फौरन कहने लगा, अली जाक मेरे मोहतरम, ऐसा मुमकिन नहीं, रात को मैं अपने लश्कर ही में रहूंगा, ये मेरा कायदा और कुलिया है। रात अगर मैं आपके यहाँ बसर करता हूँ तो मेरे लश्करियों के जहनों में ये बात आएगी कि मैं खुद तो किसी के यहाँ आराम करने चला गया, जबकि उन्हें खेमों की जिंदगी तक महदूद रखा, लिहाजा मैं वापस अपने लश्कर में जाऊंगा। तो अली जाक मेरे मोहतरम, जो चीजें मैंने रोजबा की गोद में उल्टी हैं, असल बात यह है कि मैं तो आपको वही पहुंचाने आया था, मैं तो सिर्फ मिलने आया था और मुझे रोजबा जैसी लड़की की रफाकत भी नसीब हो गई। इसके लिए मैं अपने खुदावंदे कुद्दूस का जिस कदर भी शुक्र अदा करूं कम है। ज़िदाक बिन तुगराई जब खामोश हुआ तो अली जाक एक बार फिर बोल पड़ा, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, अगर तुम रात यहाँ नहीं बसर कर सकते तो कम अज कम खाना हमारे साथ खाकर जाओ। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, अली जाक मेरे मोहतरम, आप किसी किस्म का तकल्लुफ ना करें। जिस वक्त मैं लश्कर को पड़ाव का हुक्म देकर कोहिस्तानी सिलसिले पर आपकी तरफ गया था तो मैंने अपने जर्नैल सादुद्दौला गोहर से कहा था कि वो लश्कर का पड़ाव करे और लश्कर के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दे। मैं बहुत जल्द वापस आकर उसके और लश्करियों के साथ खाना खाऊंगा, लिहाजा अली जाक मुझे हर सूरत में वापस जाना होगा। आपको खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आपने रोजबा की सूरत में मुझे जो इनाम दिया है, यह ऐसी सादत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब चलता हूँ। ज़िदाक बिन तुगराई के यूं खड़े होने पर रोजबा ने भी अपनी गोद में पड़े हुए सुनहरी सिक्कों और जेवरात को जल्दी जल्दी थैली में डाला, फिर वो भी उठ खड़ी हुई। थैली उसने अपनी माँ अनाबेल को थमा दी थी। फिर बारबक की तरफ देखते हुए ज़िदाक कहने लगा, बारबक मेरे भाई, मेरा घोड़ा लेकर आओ। बारबक फौरन भागता हुआ बाहर निकल गया था। ज़िदाक बिन तुगराई, अली जाक दोनों दीवान खाने से बाहर आए। रोजबा और अनाबेल भी उन दोनों के पीछे पीछे थी। अचानक अनाबेल को कुछ याद आया। वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगी, ज़िदाक मेरे बेटे, अब जबकि रोजबा हमारे पास तुम्हारी अमानत है तो तुम कब तक अपनी अमानत को अपने पास ले जाना पसंद करोगे? इस पर एक गहरी निगाह ज़िदाक बिन तुगराई ने रोजबा की तरफ डाली। रोजबा बेचारी भी दुज़दीदा निगाहों से कभी कभी उसकी तरफ देखते हुए हल्के हल्के तबस्सुम का इजहार कर देती थी। अनाबेल के उस इस्तफसार पर ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, अनाबेल मोहतरम खातून, आप जानती हैं मैं यहाँ से सीधा रोमनों के इलाकों का रुख करूंगा। अभी सुल्तान के सामने सुलेमान की सूरत में एक बहुत बड़ी दुश्वारी भी है, जिसने सुल्तान होने का दावा कर रखा है। रोमनों की सरजमीन से मैं सीधा मर्व का रुख करूंगा, जहां सुल्तान अल परसलान बड़ी बेचैनी से मेरा मुंतजिर होगा। मेरे वापस जाने के बाद सुल्तान एक बार फिर रे का रुख करेगा, जहां इन दिनों सुलेमान और मरने वाले सुल्तान तुगरल के वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है और सुलेमान सुल्तान होने का दावेदार है। उसके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं और सुल्तान अल परसलान
सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को बड़ी आसानी के साथ अपने सामने जेर कर लेंगे। जिस वक्त हम सुलेमान को जेर कर लेंगे तो सारी सल्तनत सुल्तान अल परसलान के हक में हो जाएगी। जब ऐसा होगा तब मैं रोजवा के मुतल्लिक कोई फैसला करूंगा। जिदाक बिन तुगराई का ये जवाब सुनकर अनाबेल मुतमईन हो गई थी। खुद रोजबा और अली जाक भी खुश थे। इतनी देर तक बारबक घोड़ा ले आया। अपने घोड़े की बाग जिदाक बिन तुगराई ने बारबक से ली। फिर वो तेजी से बाहर निकला। बाकी लोग भी हवेली के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। जिदाक बिन तुगराई घोड़े पर सवार हुआ। हाथ हिलाते हुए उसने सबको अलविदा किया। फिर वो अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ वहां से चला गया था। आने वाली शब के पिछले पहर जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ वहां से रोमनों की सरजमीन की तरफ कूच कर गया था। जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने लश्कर के साथ गुर्जिस्तान की मुहिम से फारिग होने के बाद आर्मीनिया के इलाकों से गुजरते हुए रोमनों की सरजमीन में दाखिल हुए थे। रोमनों के शहर तराबजोन को अपने दाएं हाथ पर रखने के बाद वो दरियाए कीजल की तरफ बढ़े थे। अब उनके सामने रोमनों का बड़ा शहर सिवास था। तराबजोन और सिवास शहरों के दरमियान जो शाहरा थी, उसके एक चौराहे पर अचानक जिदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दे दिया, इसलिए कि उसके सामने से 4 सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आ रहे थे। जिस चौराहे पर जिदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रोका था, उसमें से एक सड़क तो पुश्त की जानिब रोमनों के शहर तराबजोन की तरफ जाती थी, एक सीधी आगे सिवास शहर की तरफ चली गई थी। तीसरी सड़क दरियाए कीजल को अबूर करने के बाद अंगूरा से होती हुई बरूसा की तरफ जा रही थी। एक और शाहरा जिसका रुख जनूब मशरिक की तरफ था, वो कुनिया से होती अंताकिया की तरफ निकल गई थी और मजीद एक राह सीधी मशरिक की तरफ जा रही थी और ये मलातिया शहर से होती हुई मंबिज की तरफ जाती थी। उस चौराहे पर अपने लश्कर को रोकने के बाद जिदाक बिन तुगराई सामने की तरफ से आने वाले 4 सवारों का इंतजार करने लगा था। वो सवार उसके मुखबिर थे। चारों सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए जब जिदाक बिन तुगराई के करीब आए तो जिदाक बिन तुगराई ने हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। सादुद्दौला गोहर भी ऐसा ही कर रहा था। चारों सवार करीब आए, फिर बुलंद आवाजों में चारों ने सलाम किया, जिसका जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और पीछे खड़े लश्करियों ने, जिन्होंने उनकी आवाज सुनी थी, बुलंद आवाज में उनके सलाम का बेहतर जवाब दिया था। फिर उन चारों में से एक ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया था, अमीर मोहतरम, हम आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए हैं। आपने जो गुर्जिस्तानियों को शिकस्त दी और अंजाज के हाकिम लियांडर की गर्दन काटी, तो ये खबरें रोमनों के मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया भी पहुंच चुकी हैं। रोमनों के शहंशाह रोमानोस के 3 उम्दा और बेहतरीन जर्नैल हैं, जिनमें से उसका सबसे सफ़े अव्वल का सबसे खूनख्वार जर्नैल मिकाइल है। उसे तो रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपने पास ही रखा है। दूसरे नंबर पर रोमानोस का जर्नैल बासिलियोस है और तीसरे नंबर पर अर्दी है। ये यूं जानिए भेड़िए हैं जिनके मुंह को खून लगा हुआ है। रोमानोस को खबर हो चुकी है कि गुर्जिस्तानियों से अपना इंतकाम लेने के बाद आप अब रोमनों के इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, ताकि अर्दी के हाथों जो मुसलमान इलाकों का नुकसान हुआ उसका इंतकाम लिया जा सके। लेकिन रोमानोस ने अपने इलाकों को यलगार से बचाने के लिए अपने 2 जर्नैलों बासिलियोस और अर्दी को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर आपकी राह रोकने के लिए रवाना किया है, ताकि आप उनके इलाकों में तुर्कोताज ना कर सकें। अब आपसे निपटने के लिए रोमनों के जर्नैल बासिलियोस ने एक इंतहाई खतरनाक चाल चली है। उसे अभी तक ये खबर नहीं कि आपके साथ अमीर सादुद्दौला गोहर भी हैं। सिर्फ आपका नाम रोमनों के यहाँ लिया जा रहा है कि अल परसलान के सालार जिदाक बिन तुगराई ने रोमनों के इलाकों का रुख किया है। अमीर जिदाक बिन तुगराई रोमनों के सिपह सालार बासिलियोस ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा है, जिसे वो लेकर इसी शाहरा पर आगे पेश कदमी कर रहा है। वो इस वक्त यहाँ से लगभग 10 मील के फासले पर होगा। अपने लश्कर का दूसरा हिस्सा उसने दूसरे जर्नैल आर्दी की कमानदारी में दिया है और ये आर्दी दरियाए किजल के किनारे किनारे जो बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला है उसमें से होता हुआ पेश कदमी कर रहा है। जिस वक्त बासिलियोस इस शाहरा पर आपकी राह रोकेगा तो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर पेश कदमी करता हुआ आर्दी भी अपने लश्कर के साथ रुक जाएगा। जब बासिलियोस आपसे टकराएगा तो मुनासिब वक्त पर आर्दी अपने लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले से निकलेगा और अचानक आप पर हमलावर होकर आपको नुकसान पहुंचाने और अपने लिए फतहमंदी और कामरानी के दरवाजे खोलने की कोशिश करेगा। आने वाले मुखबिरों का वो साथी जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए एक बार जिदाक बिन तुगराई ने अपने पहलू में सादुद्दौला गोहर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सादुद्दौला गोहर,
میرے عزیز میرے بھائی، ہمارے مخبروں نے ہمارا کام انتہائی طور پر آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے زیداک بن تغرائی کہنے لگا، میرے عزیز و محترم مخبروں، میں تمہاری کارکردگی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو خبریں تم نے دی ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھنا، میں ان رومنوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اب تم میں سے 2 میرے ساتھ رہیں گے، 2 سعدالدولہ گوہر کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سعدالدولہ گوہر میرے عزیز بھائی، تم اپنے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ کر جاؤ۔ سورج اس وقت مشرق سے طلوع ہو کر کافی ابھر آیا ہے۔ مجھے امید ہے دوپہر سے پہلے باسیلیوس یہاں پہنچ جائے گا۔ تم نے آگے پیش قدمی نہیں کرنی، بس یہیں اپنا پڑاؤ کر لینا ہے اور باسیلیوس سے ٹکرانے میں پہل نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ حملہ ہو تو اپنے آپ کو دفاع تک رکھتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے وہ بھی سنو۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دریائے کزل کے کوہستانی سلسلوں میں گھس جاؤں گا۔ وہ مخبر جو میرے ساتھ ہوں گے آگے آگے جائیں گے اور رومنوں کے جرنیل آردی کے لشکر سے متعلق مجھے مطلع کریں گے۔ پھر میں اچانک آردی پر حملہ ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں لمحوں کے اندر اسے اور اس کے لشکریوں کو ڈھیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں کوہستانی سلسلے میں اپنے کام کی تکمیل کر کے باسیلیوس کی پشت پر نمودار ہوں گا۔ میرے نمودار ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ پشت پر آنے کے بعد میں بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کروں گا۔ اگر اس سے پہلے باسیلیوس تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کر چکا ہو اور تم نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر رکھا ہو تو تم دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آنا۔ پشت کی جانب سے میں حملہ کروں گا۔ باسیلیوس اور اس کے لشکریوں کو ہم دونوں طرف سے رگید کر رکھ دیں گے۔ سعدالدولہ میرے بھائی، اگر میرے آنے تک باسیلیوس نے تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کی تو جس وقت تم باسیلیوس کی پشت کی طرف سے وہ تکبیریں سنو تو سامنے کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ باسیلیوس پر حملہ ہو جانا۔ پشت کی طرف سے میں بھی اس پر نزول کروں گا۔ پھر ہم دونوں کے ہاتھوں باسیلیوس کی جو حالت ہوگی وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی اس کا اندازہ ابھی سے کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ سعدالدولہ گوہر نے زیداک بن تغرائی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر سعدالدولہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کر گیا، جبکہ زیداک بن تغرائی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بائیں جانب دریائے کزل کے کنارے کے کوہستانی سلسلے میں گھس گیا تھا۔ زیداک بن تغرائی نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے کزل کے کنارے کنارے پیش قدمی کی۔ اپنے مخبروں کو اس نے اپنے آگے لگا رکھا تھا۔ زیداک بن تغرائی 4 میل آگے گیا ہوگا کہ اس کے مخبر سامنے کی طرف آئے اور اسے اطلاع کی کہ دشمن اب صرف 1 میل کے فاصلے پر دریائے کزل کے کنارے ان کی طرف پیش قدمی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس خبر پر زیداک بن تغرائی فوراً حرکت میں آیا۔ دریائے کزل کے کنارے جو شاہراہ تھی اسے چھوڑ کر وہ دائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ فوراً گھات لگا گیا تھا۔ رومنوں کا جرنیل آردی جب اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اس حصے کے پاس سے گزرنے لگا تھا جہاں زیداک بن تغرائی نے اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی کہ اچانک اپنی گھات سے زیداک بن تغرائی نکلا اور اس لشکر پر حملہ ہو گیا تھا۔ زیداک بن تغرائی کے حملے بڑے پرجوش تھے، اس کے لشکری بھی اسی جیسے حملے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ زیداک بن تغرائی کی سرکردگی میں مسلمان مجاہدوں نے آردی کی کمانداری میں لڑنے والے رومنوں پر خوفناک حملے کرتے ہوئے ان کے لیے نشیب و بلند، فراز و پست کو ایک جیسا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آردی تو خوابوں میں ڈوبا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ان خیالوں میں تھا کہ جس وقت اس کا بڑا جرنیل باسیلیوس کوہستانی سلسلے کے باہر مسلمانوں کے لشکر سے ٹکرائے گا تو عین جنگ کے عروج پر وہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنائے گا۔ لیکن کوہستانی سلسلے میں اچانک حملہ آور ہو کر زیداک بن تغرائی نے اس کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ زیداک بن تغرائی کوہستانی سلسلے میں راتوں کی طرح طویل ہوتے دکھ کی طرح اس پر چھاتا چلا گیا اور اس کے لوہے خیالات عناصر ترکیبی کو یکسر درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ آردی نے اس اچانک حملے کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ ایک تو وہ اس حملے کی امید و توقع ہی نہیں رکھتا تھا، وہ تو ان خیالوں میں تھا کہ بس اس نے ان کوہستانی سلسلوں سے نکل کر باسیلیوس سے ٹکرانے والے مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہونا ہے، اور یہ جو زیداک بن تغرائی نے اس پر حملہ کیا تھا ایسی تو وہ توقع ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے زیداک بن تغرائی کے مقابلے میں وہ جلد اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ اس کی اس حالت سے زیداک نے پورا فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے کزل کے کنارے زیداک بن تغرائی نے سارے رومن لشکر کا خاتمہ کر دیا تھا۔
उस जंग में रोमन जर्नैल आर्दी भी जिदाक बिन तुगराई के हाथों मारा गया। बहुत कम रोमन दरियाए किजल में कूदकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए थे। अपने लश्करियों के साथ जिदाक बिन तुगराई ने पहले आर्दी के सारे लश्कर को जी भर कर लूटा। उसके बाद अपने लश्कर को लेकर वो कोहिस्तानी सिलसिले के उन किनारों की घात में आ गया था जिनके सामने खुला मैदान था और जहां रहते हुए वो सादुदौला गोहर और उससे टकराने वाले रोमन जर्नैल बासिलियोस पर गहरी निगाह रख सकता था। जिदाक बिन तुगराई ने चूंकि 4 मील आगे जाकर आर्दी को जा लिया था, वक्त जाया किए बगैर मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर दिया था। लिहाजा जब जिदाक बिन तुगराई 4 मील पीछे आने के बाद कोहिस्तानी सिलसिले के किनारों पर आया तो उस वक्त तक बासिलियोस सादुदौला गोहर के सामने पहुंच चुका था। उसके बाद बासिलियोस ने अपनी सफ़ें दुरुस्त की और जिदाक बिन तुगराई के देखते ही देखते बासिलियोस ने सादुदौला गोहर के लश्कर पर हमला कर दिया था। बासिलियोस ने देखा उसके मुकाबले में मुसलमानों का लश्कर बहुत कम और तादाद में ना होने के बराबर था। लिहाजा वो मुसलमानों को अपने से कमतर ख्याल करते हुए आफतों, इब्तिला और बदनज़मियों इंतशार फैला देने वाले खारशी ऊंट की सी मस्ती पर उतर आया था। बासिलियोस का इरादा था कि वो अपने सामने आने वाले मुसलमानों के छोटे से लश्कर को लम्हों के अंदर उलट पलट कर रख दे और किसी भी सूरत उन्हें रोमन इलाकों में यलगार करने की इजाजत ना देगा। उसके साथ ही उसे ये भी उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद उसका साथी जर्नैल आर्दी भी कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर जब दुश्मन की पुष्ट की तरफ से हमलावर होगा तो वो दोनों मिलकर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। उधर बासिलियोस के सामने सादुदौला गोहर जैसा मंजा हुआ तजर्बाकार जर्नैल भी जंग में फितरत के से जमाल और तजम्मुल और दारुल अमल से दारुल जजा की तरफ धकेल देने वाले किसी गयूर जसूर की तरह जम गया था। उसने दुश्मन का सीना दागदार कर देने वाले दर्दमंदाने कौम की तरह बासिलियोस के हमले को रोका था। उसके बाद बासिलियोस और उसके लश्करियों पर जानलेवा जरबे भी लगाने लगा था। ऐन उसी मौके पर जिदाक बिन तुगराई कोहिस्तानी सिलसिले से निकला और तकबीरें बुलंद करते हुए बासिलियोस के लश्कर की पुष्ट की तरफ से हमलावर हो गया था। अपने उस हमले में बड़ी तेजी के साथ जिदाक बिन तुगराई ने दुश्मन की हालत उजड़े पुराने माबद जैसी करनी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ रोमन जर्नैल बासिलियोस ने जब अपनी पुष्ट की जानिब से आरजुओं की किरणों, शोरे आवाज़े हक जैसी तकबीरों की आवाजें सुनी तो लम्हों के अंदर उसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अनकरीब उसका साथी आर्दी मुसलमानों की पुष्ट की तरफ से हमलावर होगा और दोनों मिलकर मुसलमानों का खूब कत्लेआम करेंगे। लेकिन जब जिदाक बिन तुगराई ने तकबीरें बुलंद करते हुए उसकी पुष्ट की तरफ से हमला किया तब बड़ी तेजी के साथ बासिलियोस की बसीरतें अंधी और उम्मीदें बातिल होना शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि पुष्ट की तरफ से हमलावर होने वाले मुसलमानों के लश्कर ने यकीनन कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर आर्दी को या तो शिकस्त देकर भगा दिया है या उसका और उसके लश्करियों का पूरे तौर पर खात्मा करके रख दिया है। अब बासिलियोस अपनी जान बचाने की फिक्र में था, इसलिए कि सामने की तरफ से सादुदौला गोहर और पुष्ट की तरफ से जब जिदाक बिन तुगराई ने तकबीरें बुलंद करके बेपनाह जोश का इजहार करते हुए रोमनों का कत्लेआम किया तो रोमनों की हालत बड़ी तेजी से खून में नहाई रात, खाक में लिथड़े दिन, अनगिनत सदियों की तारीकी में दर्द के शहर जैसी होना शुरू हो गई थी। उस जंग में रोमनों को बदतरीन शिकस्त हुई और रोमनों का जर्नैल बासिलियोस, जो बड़ा शेरदिल, बहादुर, जंगजू और खूनी ख्याल किया जाता था, वो अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर बड़ी मुश्किल से बाएं जानिब होता हुआ कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर ने उसके लश्कर की हर शय पर कब्जा कर लिया था। कोहिस्तानी सिलसिले में आर्दी और खुले मैदानों में बासिलियोस को शिकस्त देने के बाद जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर रोमन इलाकों में दूर दूर तक फैल गए और जिस तरह गुर्जिस्तान के इलाकों में उन्होंने इंतकामी रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, ऐसा ही खेल उन्होंने रोमन इलाकों में भी खेला और जो कुछ उस खेल के नतीजे में उन्हें हासिल हुआ वो सब कुछ उन्होंने उन लोगों में तकसीम कर दिया था जो माजी में आर्दी की तबाही और बर्बादी की वजह से मुतासिर हुए थे। उस सारे काम की तकमील के बाद जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर रोमनों की सरजमीन से सीधे मर्व की तरफ कूच कर गए थे। एक रोज जबकि सूरज गरूब होने के लिए झुक गया था, रोशनी खत्म हो रही थी, साए दराज होकर लामहदूद होते चले गए थे। ऐसे में सुल्तान अल परसलान मर्व शहर से बाहर तरबियत गाह में अपने नए लश्करियों की तरबियत की निगरानी कर रहा था।
उस मौके पर उसके सालार साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के अलावा सुल्तान का मुशीर और वजीर निजामुल मुल्क तूसी और खुद सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी भी मौजूद थे। सुल्तान तरबियत हासिल करने वाले लश्करियों की कारगुजारी बड़ी महवियत और इन्हेमाक से देख रहा था कि इतने में कुछ सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। सुल्तान के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे, फिर बुलंद आवाज में उन सब ने यक जबान होकर सलाम किया। सुल्तान उन्हें पहचान गए, वो उनके तलायागर दस्तों के कारकुन थे। जब वो करीब आए तो सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए हो? इस पर आने वाले उन तलायागरों में से एक ने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हमारे पास एक खबर अच्छी भी है और एक बुरी भी। पहले हम आपको अच्छी खबर सुनाते हैं। सुल्तान मोहतरम, अच्छी खबर यह है कि ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले गुर्जिस्तान का रुख किया। गुर्जिस्तान के इलाकों में उन्होंने अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर से भी बढ़कर तुर्कताज और यलगार की अनगिनत गुर्जिस्तानी शहरों, कस्बों और बस्तियों को उन्होंने अपना हदफ और निशाना बनाया। सुल्तान मोहतरम, इस दौरान गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात का भाई जो अंजाज का हाकिम था, जिसका नाम लियांडर था, एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की तरफ बढ़ा। सुल्तान मोहतरम, खुले मैदानों में खूनरेज मार्का हुआ। उस मार्के में ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने गुर्जिस्तानी लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। उस लड़ाई के दौरान अंजाज का हाकिम लियांडर गिरफ्तार हुआ और ज़ेदाक बिन तुगराई ने उसकी गर्दन काट कर रख दी। सुल्तान मोहतरम, उसके बाद ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने वो सारा सामान और माल जो गुर्जिस्तानियों के इलाकों से हासिल हुआ था, उन बेकस और लाचार लोगों में तकसीम कर दिया जो सैलर के हमलों की वजह से बेघर हुए थे, और उन्हें घरों में आबाद किया। सुल्तान मोहतरम, इस खबर से मुल्हिक और भी अच्छी खबर है। वो ये कि अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई के कुछ जानने वाले उन इलाकों में थे। उनसे जान पहचान अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई की उस वक्त हुई थी जब आपके चचा सुल्तान तुगरल ने अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई को उन इलाकों की तरफ भेजा था ताकि मुसलमानों के रेवड़ के कातिलों को तलाश करें। सुल्तान मोहतरम, करियाम नाम की एक बस्ती में एक चरवाहा रहता है। उसके यहाँ अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई ने कयाम किया। पोलोस की खानकाह के राहिब आरगोस यानी रुकनुद्दीन उन सारे अहवाल को पूरी तरह जानते हैं। सुल्तान मोहतरम, उस चरवाहे की एक लड़की है जिसका नाम रोजबा है। कहते हैं उस जैसी कोई हसीन लड़की है ही नहीं। अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई ने वहां एक रात चरवाहे कासिम और रुकनुद्दीन के साथ कयाम किया था। फिर वो अंजाज की तरफ गया था। इस दौरान अंजाज के सिपाहियों ने उस लड़की के बाप को कासिम के साथ गिरफ्तार किया। रास्ते में उनका टकराव अमीर ज़ेदाक की अंजाज से वापसी पर हुआ। ज़ेदाक ने अंजाज के उन सारे सिपाहियों का खात्मा करके उस लड़की के बाप और चरवाहे कासिम को रिहाई दिलाई। बस अमीर की उस कारगुजारी के सिले में वो लड़की अमीर को पसंद करने लगी। सुल्तान मोहतरम, अपनी उस पसंद का इजहार उस लड़की ने अपने माँ बाप से भी किया। इसलिए इस बार जब ज़ेदाक बिन तुगराई उस समत गए तो लड़की के बाप अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा की मंगनी ज़ेदाक से कर दी है। यह खबर हमारे मोतबर साथियों ने हम तक पहुंचाई है। यह खबर सुनकर सुल्तान अल परसलान ही नहीं, उसके बेटे मलिक शाह सल्जोकी, निजामुल मुल्क, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के चेहरे पर भी रौनक, इत्मीनान और खुशी फैल गई थी। थोड़ी देर तक शायद सुल्तान अल परसलान उस खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा। उसके बाद वो कुछ कहना ही चाहता था कि वही मुखबिर फिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, गुर्जिस्तानियों के इस सिलसिले की एक और खबर भी है कि अंजाज के कुछ लोगों ने तेज रफ्तार कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ भिजवाए और उसके भाई लियांडर के मारे जाने की इत्तला की। सुल्तान मोहतरम, अंजाज का हाकिम लियांडर जो ज़ेदाक बिन तुगराई के हाथों मारा गया था, उसका एक बेटा है, उसका नाम भी बकरात ही है। उसने उन दिनों गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी में कयाम कर रखा था और वहां हर्बो जर्ब की बेहतरीन तरबियत अपने चचा बकरात ही की जेर निगरानी कर रहा था। अब सुना गया है कि गुर्जिस्तान के बादशाह ने अपने उसी बकरात नाम के भतीजे को अंजाज का हाकिम बनाकर रवाना कर दिया है। हमारे कुछ साथियों ने सुल्तान मोहतरम ये भी खबर दी है कि अंजाज का नया हाकिम बकरात अंजाज पहुंच चुका है और उसने बड़े जोरों शोर के साथ मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियों की इब्तदा कर दी है। उस काम में उसका चचा मार्च, चचाजाद भाई सैलर और उसकी बहन अनास्टा, जो कि बेहतरीन जंगी तजर्बा रखती है, पूरी तरह मदद कर रहे हैं और वो दिन रात अपने लश्कर में इजाफा करने में मसरूफ हैं। गुर्जिस्तानियों से अपना इंतकाम लेने के बाद आर्मीनिया से होते हुए ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने रोमनों की सरजमीनों का रुख किया।
उनकी आमद से पहले ही रोमनों को खबर हो चुकी थी कि सुल्तान अल परसलान के जर्नैल उनसे उस बर्बादी का बदला लेने के लिए उमड़ रहे हैं जो उनके जर्नैल आर्दी की वजह से मुसलमान इलाकों में फैली थी। ये खबरें सुनकर रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपने 2 जर्नैलों को मुकर्रर किया ताकि ज़िदाक बिन तुगराई की राह रोकें। 2 जर्नैलों में से एक बासिलियोस और दूसरा वही आर्दी था जो इससे पहले मुसलमान इलाकों पर हमलावर हुआ था। सुल्तान मोहतरम जिस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर रोमनों की सरजमीन पर यलगार करने के लिए पेशकदमी कर रहे थे तो अपने कुछ मुखबिरों ने उन्हें इत्तला दी कि जो 2 रोमन जर्नैल उनका सामना करने के लिए 10 मील के फासले पर पहुंच चुके हैं। एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगाते हुए आ रहा है, एक सामने शाहराह पर सफर करता हुआ पेशकदमी कर रहा है ताकि पेशकदमी करने वाला उनसे टकराए और जिस वक्त जंग अरूज पर हो तो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगाकर पेशकदमी करने वाला मुसलमानों के लश्कर पर पुश्त की तरफ से हमलावर हो और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। सुल्तान मोहतरम उस मौके पर अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उसने शाहराह पर सिर्फ सादु दौला को मुकर्रर किया और खुद अपने हिस्से के लश्कर के साथ दरियाए किजल के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले में घुस गए। उस कोहिस्तानी सिलसिले में घुसने के बाद अमीर ज़िदाक बिन तुगराई रोमनों के जर्नैल आर्दी और उसके लश्कर पर हमलावर हुआ। कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घमसान का रन पड़ा। उस रन के नतीजे में सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने न सिर्फ ये कि रोमन लश्कर को तहस नहस करके रख दिया बल्कि उनके जर्नैल आर्दी को भी मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान मोहतरम उस वक्त तक रोमनों का दूसरा जर्नैल बासिलियोस अमीर सादु दौला गोहर के सामने पड़ाव कर चुका था और जंग की इब्तदा करना चाहता था। फिर जंग की इब्तदा हुई। सादु दौला ने जमकर उसका मुकाबला किया, दिफा के अलावा जारहियत भी इख्तियार की। उसके बाद अचानक कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर रोमनों की पुश से अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने भी हमला कर दिया। उस 2 तरफा हमले से रोमनों की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। रोमनों का जर्नैल बासिलियोस बड़ी मुश्किल से अपने लश्कर के बचे कुचे हिस्से को लेकर अपने मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग गया। इस फैसला कुन जंग के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर ने गुर्जिस्तानियों की तरह रोमनों के इलाकों में भी यलगार और तुर्कताज की और वहां से भी उन्होंने बेशुमार सामान हासिल किया और वो सारा सामान भी उन्होंने आर्दी के हमलों से मुतासिर होने वाले अपने मुसलमान भाइयों में तकसीम कर दिया था। ये दोनों मुहिमें बड़ी आसानी और कामयाबी से सर अंजाम देने के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादु दौला गोहर दोनों अब रोमनों की सर जमीनों से निकलकर मर्व के रुख पर बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर लम्हा भर के लिए रुका, दम लिया, कुछ सोचा, उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो दोबारा कह रहा था, सुल्तान मोहतरम ये तो अच्छी खबरें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। अब एक बुरी खबर भी है। मुखबिर के उन अल्फाज से सुल्तान अल परसलान, उसके बेटे मलिक शाह सल्जोकी, वजीर निजामुल मुल्क सालार साद बिन मंसूर और जामे अरमनी भी बड़े इन्हमाक और परेशानी से उस मुखबिर की तरफ देखने लगे थे। फिर वो मुखबिर कह उठा, बुरी खबर यह है कि रे में सुलेमान और वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को खबर हो चुकी है कि इस वक्त सुल्तान अल परसलान अकेले हैं और उनके बेहतरीन जर्नैल अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादु दौला गोहर इस वक्त गुर्जिस्तानियों और रोमनों की सरजमीन में बरसरे पैकार हैं। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने बाहम मशवरा करने के बाद ये फैसला किया है कि अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर की गैर मौजूदगी से फायदा उठाया जाए और आप पर हमला करके आपका सफाया करते हुए अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। सुल्तान मोहतरम ये फैसला करने के बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपनी जंगी तैयारियों में बेपनाह इजाफा कर दिया है और 2-1 रोज तक वो अपने लश्कर के साथ रे शहर से निकलेंगे और मर्व का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर की आमद से पहले ही आपसे निपट लें और आपसे निपटने के बाद फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर का रुख करें। अपने उन मुखबिरों की उस खबर पर सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो गहरी सोचों और अमीक तफक्कुरात में डूबा रहा। फिर अपने मुखबिरों की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मेरे खुदावंद ने चाहा तो मैं सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इस साजिश को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। सुनो मेरे आने वाले मुखबिरों, तुम अभी और इसी वक्त वापस जाओ, ज़िदाक बिन तुगराई और सादु दौला गोहर का रुख करो। मेरी तरफ से उन्हें पैगाम दो कि वो मर्व का रुख ना करें बल्कि कहीं घात लगा लें। मैं भी अपने लश्कर के साथ आज ही यहाँ से कूच करूंगा।
और रे का रुख करूंगा। मैं सुलेमान और अमीदुल मुल्क को मौका ही ना दूंगा कि वो मर पहुंच सके। अगर वो रे से कूच कर चुके हैं तो मैं रास्ते में ही उन्हें रोकूंगा। अगर उन्होंने रे से अभी तक कूच नहीं किया तो मैं रे से बाहर पड़ाव करके उन्हें जंग की दावत दूंगा। तुम दोनों जाकर जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर से कहना कि मेरे और मेरे लश्कर के महल्ले वकूस से हर वक्त आगाह रहें। अपने मुखबिरों की विसातत से हमारी नकलो हरकत पर भी निगाह रखें। अगर मैं रे के बाहर कयाम करूं तो वो मेरे लश्कर के करीब ही कहीं घात में बैठ जाएं। जब मेरी सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ जंग की इब्तदा हो और जब जंग अपने अरूज पर आए तब वो अपनी घात से निकलकर दुश्मन पर हमलावर हो जाएं। और अगर वो दोनों ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो रे शहर के बाहर हमारी फतह यकीनी, जबकि सुलेमान और अमीदुल मुल्क की शिकस्त और बदबख्ती यकीनी होकर रह जाएगी। सुनो आने वाले मुखबिरों, बड़ी तेजी के साथ फिर वापसी का सफर करो। तुम एक लंबी मुसाफत तय करके आ रहे हो और तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिल रहा। बहरहाल जरूरत के वक्त इस किस्म की दुश्वारियां यकीनन फतहमंदी के दरवाजे खोल जाती हैं। सुनो, अगर तुम्हारे जिदाक बिन तुगराई तक पहुंचने में जिदाक रे शहर के पास से गुजर चुका हो तो उसे कहना वापिस रे की तरफ जाए और उसके गिरदो नवाह में घात लगा जाए। और अगर तुम रे से आगे जाकर उससे मिलो, मेरा वही पैगाम पहुंचाना जो मैंने तुम्हें कह दिया है। अब तुम जाओ, मैं तुम सबको खुदा हाफिज कहता हूं। उसके साथ ही वो सारे मुखबिर वहां से हटे, अपने घोड़ों पर सवार हुए और वहां से चले गए थे। उन मुखबिरों के जाने के बाद थोड़ी देर तक सुल्तान अल परसलान ने कुछ सोचा, फिर अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, निजामुल मुल्क, तुम्हारे अहले खाना और मेरे सब अहले खाना लश्कर में शामिल होंगे। जहां तक साद बिन मंसूर और जामे अरमनी का ताल्लुक है, ये बेचारे अकेले हैं। इनके अहले खाना को अमीदुल मुल्क के हुक्म पर निशापुर शहर में पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने इरादा कर रखा है कि अगर मैं खुदावंदे कुद्दूस की मदद और इयानत के बलबूते पर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो मैं रे शहर ही को अपना दारुल हुकूमत बनाऊंगा। लिहाजा सब अपने अहले खाना को लेकर यहाँ से कूच करें। उसके बाद हम मुस्तकिल तौर पर रे शहर ही में कयाम करेंगे। निजामुल मुल्क तूसी के अलावा जामे अरमनी और साद बिन मंसूर ने भी सुल्तान अल परसलान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। उसके बाद सुल्तान फिर बोल पड़ा, निजामुल मुल्क और मेरे अजीज सालारो, अब उठो और अपने कूच की तैयारियां करो। अपने अहले खाना से कहो कि जो सामान आसानी से वो अपने साथ ले जा सकते हैं उसे लेकर तैयार हो जाएं। आने वाली शब के किसी भी हिस्से में अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करूंगा। सुनो, हमारी पेशकदमी की रफ्तार इंतहाई तेज होगी। मैं चाहता हूं कि सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को रे शहर से निकलने से पहले मैं रे शहर में जाकर पड़ाव कर लूं और हमारे और उनके दरमियान रे शहर के नवा में ही मार्का हो। उस मार्के में मेरा दिल कहता है कि खुदावंदे कुद्दूस हमें कामयाबो कामरान रखेगा। उसके साथ ही सुल्तान अल परसलान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। फिर कुछ की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। आने वाली शब नमाज इशा के काफी बाद सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ मर्व से रे शहर की तरफ कूच कर गया था। अमीर जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर बड़ी तेजी से मर्व की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन अभी वो रे शहर से दूर ही थे कि सुल्तान अल परसलान के भेजे हुए मुखबिरों ने उन्हें जाकर उनकी राह रोकी। उन्हें देखते ही जिदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रोक दिया। जब वो मुखबिर करीब गए तो उन्हें पहचानने के बाद जिदाक बिन तुगराई ने उन्हें मुखातिब किया, आने वाले मोहतरम मुखबिरों, मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे लिए सुल्तान का कोई अहम पैगाम लेकर आए हो, इसलिए कि तुम्हारे आने के रुख से मैं बहुत कुछ जानने में कामयाब हो चुका हूँ। इस पर एक मुखबिर बोल पड़ा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, आपके अंदाजे दुरुस्त हैं। हमें सुल्तान अल परसलान ने आपकी तरफ रवाना किया है। रे शहर में सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को खबर हो चुकी है कि आप और अमीर सादुद्दौला गोहर दोनों गुर्जिस्तानियों और रोमनों के साथ बरसरे पैकार हैं। लिहाजा आप दोनों की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए उन दोनों ने सलाह मशवरा किया कि इस गैर मौजूदगी में सुल्तान अल परसलान पर हमलावर होकर उसे जेर कर लिया जाए और फिर सुल्तान को जेर करने के बाद आप दोनों से निपटा जाए। ये खबरें हमने सुल्तान अल परसलान तक पहुंचा दी हैं। सुल्तान अल परसलान अब तक अपने लश्कर के साथ मर्व से रे की तरफ कूच कर चुके होंगे। आपके लिए हुक्म यह है कि आप मर्व का रुख ना करें, बल्कि रे के नवाह में किसी महफूज जगह घात में बैठ जाएं और मुखबिरों के जरिए सुल्तान के लश्कर और उसकी नकलो हरकत पर निगाह रखें। और जब सुल्तान रे के नवाह में खेमा जन हो और सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी मुकाबला करने के लिए उनके सामने आए तो जंग होने का इंतजार करें। जंग जब अपने आरूज पर आए तो सुल्तान का हुक्म है कि आप दोनों घात से निकलकर सुलेमान और अमीदुल मुल्क पर हमलावर हो जाएं। इस तरह सुल्तान का ख्याल है
कि उनकी कामयाबी यकीनी होगी, सुलेमान और अमीदुल मुल्क को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। ये पैगाम सुनकर ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक उस खबर से वो लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर वो मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, रे यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने लश्कर के साथ थोड़ा सा आगे जाकर मुनासिब जगह घात लगाऊंगा। वो जगह भी मेरे ख्याल में महफूज होगी, इसलिए कि रे के नवाह में जो जंगल है मैं उसी को अपना मस्कन बनाऊंगा। तुम सब हमारे साथ चलो, एक रात वहां आराम करना। उसके बाद मैं तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाता हूँ कि तुम सब मुझे सुल्तान के लश्कर के महल्ले वकू और उसकी नकलो हरकत से आगाह करो। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने सादुद्दौला गोहर की तरफ देखा और पूछा, सादुद्दौला मेरे भाई, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? सादुद्दौला गोहर ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर मुतमईन अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई ने वहां से अपने लश्कर को कूच करने का हुक्म दिया था। बड़ी तेजी के साथ वो रे शहर के नवाह में आया और एक मुनासिब जगह वो अपने लश्कर के साथ घात लगा गया था। रे शहर में सुलेमान और उसके वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को भी खबर हो चुकी थी कि उनकी जंगी तैयारियों की खबरें सुल्तान अल परसलान तक पहुंच चुकी हैं, और ये कि सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ मर्व से निकलकर बड़ी बर्क रफ्तारी से रे शहर का रुख कर रहा है। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने उसे अपने लिए गनीमत जाना और रे शहर से बाहर निकलकर अपने जर्रार लश्कर के साथ खेमाजन हो गए थे। सुलेमान और अमीदुल मुल्क ने बाहम मशवरा करने के बाद ये फैसला किया था कि रे शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ खेमाजन होते हैं। अगर जंग में उन्हें कामयाबी होती है तो वो दूर तक सुल्तान अल परसलान का ताकुब करेंगे, और अगर उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है तो फौरन वापस मुड़ेंगे और सुल्तान अल परसलान के मुकाबले में रे शहर में महसूर होकर अपनी जानें बचा लेंगे और सुल्तान अल परसलान को एक ना खत्म होने वाली जंग में उलझा कर रख देंगे। रे शहर से बाहर खेमाजन होकर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने बड़ी तेजी से जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। उधर रे शहर के नवाह में घात लगाने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के जासूस और मुखबिर भी हर लम्हे की खबरें रे शहर और उसके अलावा सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी और उसके लश्करियों के मुतालिक भी खबरें पहुंचा रहे थे। 2 रोज बाद सुल्तान अल परसलान भी अपने लश्कर के साथ रे शहर पहुंचा। उसने जब देखा कि उसका इस्तकबाल करने के लिए सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी पहले ही रे शहर के बाहर निकलकर खेमाजन हुए हैं, तो सुल्तान ने भी उनके सामने अपने लश्कर को खेमाजन होने का हुक्म दे दिया था। सुलेमान और अमीदुल मुल्क ने जब देखा कि उनका जो लश्कर है वो उस लश्कर से कई गुना बड़ा है जो कि सुल्तान अल परसलान अपने साथ लेकर आया है, तो उनके हौसले और वलवले पहले की निस्बत मजीद जवान हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि जिस मुख्तसर से लश्कर को सुल्तान अपने साथ मर्व से रे लेकर आया है उसे तो वो पलों के अंदर शिकस्त देकर रख देंगे। पर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को यह खबर न थी कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों ही गुर्जिस्तान और रोमनों की मुहिमों से फारिग होने के बाद रे शहर के नवाह में ही घात लगाए हुए हैं और उनकी एक एक हरकत और सकनात पर उनके मुखबिर निगाह रखे हुए हैं। जिस वक्त सुल्तान अल परसलान के लश्करी अपने पड़ाव को आखिरी शक्ल दे रहे थे, सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर में जंग के तबल और दफें बज उठी थी। उस सूरत हाल को देखते हुए सुल्तान अल परसलान ने भी अपने लश्कर में जंग के तबल बजवा दिए थे। साथ ही उसने साद बिन मंसूर, निजामुल मुल्क तूसी, जामे आर्मनी को लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया था। अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को भी, जो अभी नाबालिग था, सुल्तान अल परसलान ने जंग का तजर्बा हासिल करने के लिए निजामुल मुल्क तूसी के हाथ लगा दिया था, ताकि आने वाले दौर में वो एक मंझा हुआ मुजाहिद बनकर नमूदार हो। जिस वक्त जामे अरबनी, साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी मलिक शाह सल्जोकी के साथ अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, ऐन उस वक्त सुल्तान अल परसलान जो अपने घोड़े पर सवार था नीचे उतरा। कुछ देर वो अजीब से अंदाज में आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में कुछ कहता रहा। उसकी आवाज कपकपा रही थी, आंखों में एक तरह की अजीब बेबसी और आजिज़ी थी। फिर वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा सजदा रेज हुआ और अपने खुदावंदे कुद्दूस को मुखातिब करते हुए दुआ कर रहा था। दुआ करने के बाद सुल्तान अल परसलान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर उसने अजीब से अंदाज में आसमान की तरफ देखा, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसके बाद अपने लश्कर की तंजीम का वो जायजा लेने लगा था। सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा, दूसरा साद बिन मंसूर की कमानदारी में था, जो अल परसलान के मरकजी हिस्से के दाएं जानिब रखा गया था। तीसरा हिस्सा जामे अरमनी की कमानदारी में था, जिसे मेसरा का कमानदार बनाया गया था। चौथा हिस्सा वजीर निजामुल मुल्क तूसी की सरकर्दगी में दिया था।
और सुल्तान अल परसलान ने अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को उसके साथ लगाया था और उन दोनों के जिम्मे ये काम था कि वो अपने लश्कर की पुश्त पर अपने पड़ाव की खूब हिफाजत करेंगे। ये सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद सुल्तान अल परसलान अपने हिस्से के लश्कर के सामने आ गया और सामने देखते हुए बड़ी बेचैनी से सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की नकलो हरकत पर निगाह रख ली। शायद सुल्तान सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर पर हमला करने में पहल नहीं करना चाहता था। जंग की इब्तदा वो चाहता था कि उन्हीं लोगों की तरफ से हो, इसीलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर इंतजार करने लगा था। ये सूरत हाल देखते हुए सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपने लश्कर को पेशकदमी करने का हुक्म दिया। उन्होंने भी सुल्तान अल परसलान की तरह अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया था। उसके बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के वो तीनों हिस्से सुल्तान अल परसलान के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। सुल्तान ने उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर रद्द अमल का इजहार किया। उसने भी देर नहीं लगाई, बल्कि वो खुद साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के साथ सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर पर हमलावर हो गया था। सुल्तान अल परसलान साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के जवाबी हमले करने से मैदान जंग में बड़ी तेजी के साथ तजस्सुस का फरेब बिखरने लगा था। उम्र की बहारें और शबाब हुस्न गुरेजा और फानी होने लगा था। दोनों लश्कर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने लगे थे कि दूसरे को अपने सामने जेर करते हुए अपनी कामयाबियों और कामरानियों को यकीनी और वाज़ेह बनाए। ऐसे में जबकि सुलेमान और अल परसलान के लश्करियों में जंग अपने जोर पर थी, सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर के दाएं जानिब अचानक जोरदार आवाजों में तकबीरें बुलंद हुई थी। फिर देखते ही देखते उस समत से ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ था। उसके बाद बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा और सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के दाएं पहलू पर वो हमलावर हो गया था। अपने लश्कर के साथ ज़िदाक बिन तुगराई सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर में इस तरह घुसता चला गया था जिस तरह गहरी फैली धुंध में अचानक नमूदार होने वाले सूरज की किरणें घुसती चली जाती हैं। ज़िदाक बिन तुगराई के हमलावर होने के थोड़ी ही देर बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के बाएं जानिब भी जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद हुई। उसके बाद देखने वाली निगाह ने देखा सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की बाएं जानिब अमीर सादुद्दौला गोहर अपने लश्कर के साथ हमलावर हुआ था और ज़िदाक बिन तुगराई ही के अंदाज में उसने सुलेमान के लश्कर के बाएं पहलू पर बड़े जबरदस्त अंदाज में यलगार कर दी थी। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के दाएं जानिब ज़िदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से अमीर सादुद्दौला गोहर के इस अंदाज में हमलावर होने के बाइस सुल्तान अल परसलान, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लश्करियों ने भी एक नई करवट ली। फिर वो भी सामने की तरफ से शोरे कयामत की तरह सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर पर टूट पड़े थे। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने एक दानिशमंदी का काम किया और वो इस तरह के उनके लश्कर के कुछ हिस्से बिल्कुल सुलेमान के लश्कर की पुश्त की तरफ फैलते चले गए थे। शायद ये सारा मामला ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले से तय करने के बाद अमल में लाए थे। उनके लश्कर के कुछ हिस्सों का पुश्त की तरफ जाना इस बात की निशानदही करता था कि उन्होंने एक तरह से शिकस्त की सूरत में सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्करियों की रे शहर की तरफ भागने की सारी राहें मसदूद कर दी हैं। मैदान जंग में अब चारों तरफ मौत रक्स करने लगी थी। थोड़ी देर पहले तक सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी दोनों ही पुरसकून और बेफिक्र थे, इसलिए कि सुल्तान अल परसलान के जिस लश्कर के साथ वो टकराए थे उसकी तादाद उनके अपने लश्कर से कई गुना कम थी। अब जबकि उनके दाएं बाएं और पुश्त की जानिब से भी हमले शुरू हो गए थे और उन तक ये खबरें भी पहुंच गई थी कि दाएं जानिब से ज़िदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से सादुद्दौला गोहर उन पर यलगार कर गए हैं, तब सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी की सारी उम्मीदें, उनके सारे वलवले जवाब दे गए थे। इसलिए कि वो तो ये सोचे बैठे थे कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों अपने लश्करियों के साथ गुर्जिस्तानियों और रोमनों की जमीनों पर बरसरे पैकार हैं। अब जो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि वो उनके दाएं बाएं और पुश्त की तरफ से हमलावर हो गए हैं, तो जो वो अपनी फतह की उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे वो सारी गर्क ही गर्क होकर रह गई थी। अब वो अपने आप को बचाने की तदबीरें करने लगे थे, लेकिन ऐसी भी उन्हें कोई तदबीर नजर न आ रही थी जिससे काम लेते हुए वो कम अज कम अपनी जानें महफूज करते हुए रे की तरफ भागे। इसलिए कि रे शहर की तरफ भागने के लिए जिस कदर रास्ते थे वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले ही मसदूद करके रख दिए थे। अब जंग कुछ इस तरह जोरों पर थी कि जैसे आतिशफिशां फट पड़ा हो। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की हालत सुल्तान अल परसलान के लश्कर के सामने ऐसी थी जैसे पानी के एक छोटे से हिस्से के इर्द गिर्द ना बुझने वाली भड़कती हुई आग ही आग फैल गई हो।
सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ज्यादा देर तक चारों तरफ से जंग के बढ़ते हुए दबाव को बर्दाश्त न कर सके और अब सूरत हाल ये पैदा होती चली गई थी कि दाएं जानिब से ज़िदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से सादुद्दौला गोहर उनके लश्कर के अंदर दूर तक घुसते चले गए थे। अचानक सुलेमान उस दो तरफा हमले की जद में आ गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उसके लश्कर में जब यह खबर फैली कि सुलेमान जंग में मारा जा चुका है तो उसके लश्करी जी छोड़ बैठे वो इधर उधर भागने लगे। अमीदुल मुल्क कंदूरी की सारी उम्मीदें वसवसों और उसके सारे वलवले खौफो हिरास का शिकार होकर रह गए थे। वो जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो सामने की तरफ से सुल्तान अल परसलान, साद बिन मंसूर और जामे अरबनी और पहलू और पुश्त की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उसका और उसके एक एक लश्करी का कत्लेआम करके रख देंगे। इसी बिना पर उसने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए और अपने लश्करियों को भी उसने जंग बंद कर देने का हुक्म दे दिया था। सुलेमान और अमीदुल मुल्क के जिस कदर लश्करी जंग से बचे थे और जिन्होंने हथियार डाले थे उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया था और उनके अतराफ में जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लश्करियों को फैला दिया गया था। साथ ही जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को सुल्तान अल परसलान ने सख्ती के साथ हुक्म दिया था कि जंग से बचने वाले इन लश्करियों की बड़ी कड़ी निगरानी की जाए। उसके बाद सुल्तान ने अमीदुल मुल्क को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया जो जंग में जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस वक्त वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को सुल्तान अल परसलान के सामने पेश किया गया तो उस वक्त सुल्तान के करीब ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, वजीर निजामुल मुल्क तूसी और सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सलजोकी भी खड़े हुए थे। सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर तक अमीदुल मुल्क कंदूरी को सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखता रहा। उस मौके पर अमीदुल मुल्क कंदूरी भी सर से लेकर पांव तक खौफ और डर के मारे पसीने और अर्क में डूबा हुआ था। फिर सुल्तान अल परसलान की आवाज सुनाई दी, अमीदुल मुल्क कंदूरी, अगर तुमसे चंद अफाले बद ना हुए होते तो यकीनन जिस तरह जंग के बाद तुम्हें मेरे सामने पेश किया गया है, कसम खुदाए लाजवाल की मैं तुम्हें माफ कर देता। जहां भी तुम जाना चाहते बाखुशी तुम्हें जाने की इजाजत दे देता। पर अमीदुल मुल्क कंदूरी, तेरा बुरा हो तूने बागी और सरकशों से भी बढ़कर हमारे खिलाफ मुजाहिरा किया। तेरा पहला कभी फेल ये है कि तूने मेरे चचा तुगरल को मेरी वली अहदी मंसूख करके सुलेमान को वली अहद बनाने पर उकसाया। इस सिलसिले में सुलेमान की माँ ने भी तेरे साथ साजबाज की थी, जवाहिरात और एक भारी रकम भी मुहैया की थी। तेरे सारे अहवाल तफसील के साथ मेरे पास पहुंचते रहे हैं। अमीदुल मुल्क कंदूरी, गो मैं मर्व में था लेकिन मेरे लिए काम करने वाले निशापुर में मौजूद थे। अमीदुल मुल्क कंदूरी, तुमसे दूसरा बुरा फेल ये सरजद हुआ कि जिस वक्त तूने सुलेमान को सुल्तान बनाया और एक बहुत बड़ी कुव्वत लेकर निशापुर से रे मुंतकिल हो गया तो मेरे चचा तुगरल के वो जानिसार जर्नैल जो मेरे लिए खलूस रखते थे और वो अपने अपने लश्करियों को लेकर निशापुर से मर्व पहुंच गए, उनकी गैर मौजूदगी में तूने उनके अहले खाना को हलाक कर दिया। हलाक होने वालों में मेरे अजीज भाई ज़िदाक बिन तुगराई के माँ बाप भी शामिल थे। अमीदुल मुल्क, ये ऐसा कभी फेल है जिसको कोई भी इंसाफ पसंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीदुल मुल्क कंदूरी, तुझे किस ज़ौम ने धोखे में डाल दिया था कि सुलेमान के साथ मिल जाने के बाद तू बहुत बड़ी कुव्वत हासिल कर लेगा और हमें अपने सामने जेर और मगलूब कर लेगा। अमीदुल मुल्क कंदूरी, ये खबरें भी मुझ तक पहुंच गई हैं कि सुलेमान की मां ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम सुलेमान को वली अहद बनवा दो तो मेरे चचा तुगरल के बाद जब सुलेमान सुल्तान बनेगा तो तुम्हें वजारत की इमारत पर कायम रखा जाएगा। देख, अब कुदरत और किस्मत दोनों ही मेरे हक में फैसला कर चुकी हैं, लिहाजा मैं तेरे कत्ल का हुक्म देता हूँ। सुल्तान की तरफ से अमीदुल मुल्क के कत्ल का हुक्म जारी होते ही अमीदुल मुल्क कंदूरी को सुल्तान के सामने से हटा लिया गया था। अब रे शहर में कोई मुजाहमती कुव्वत न थी जो सुल्तान अल परसलान की राह रोकती, लिहाजा एक फातेह की हैसियत से सुल्तान अल परसलान अपने पूरे लश्कर के साथ रे शहर में दाखिल हुआ। रे शहर में जिस वक्त सुल्तान अल परसलान दाखिल हुआ तो एक खातून सुल्तान अल परसलान की तरफ भागती हुई आई। वो अपने चेहरे अपने जिस्म को स्याह रंग की आबा में ढांपे हुए थी। सुल्तान के करीब आकर उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। सुल्तान उसे पहचान गया। वो खलीफा बगदाद कायम बी अमरिल्ला की बेटी सैयदा खातून थी। उससे अल परसलान के चचा तुगरल ने आखिरी उम्र में शादी की थी। खलीफा बगदाद की बेटी सैयदा खातून को देखते ही सुल्तान अल परसलान उसके एहतराम, उसकी इज्जत के लिए अपने घोड़े से कूद गया। सुल्तान की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, निजामुल मुल्क तूसी, सुल्तान का बेटा मलिक शाह सलजोकी, सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी भी अपने घोड़ों से उतर गए थे। सुल्तान अल परसलान के करीब आने के बाद सैयदा खातून रुकी।
फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, अल्परसलान मेरे अजीज, मैं तुम्हें फतह पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। बुरा हो सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी का, ये लोग मुझे जबरदस्ती निशापुर से यहाँ ले आए। शायद मुझे साथ रखने से वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो खलीफा बगदाद की बेटी होने की वजह से उन्हें दो तरह की हिमायत हासिल हो जाएगी। एक ये कि लोग एहतरामन मेरी वजह से इनका साथ देंगे, दूसरा मेरे इनके साथ होने की वजह से शायद खलीफा बगदाद की हिमायत इन्हें हासिल हो जाए। लेकिन इन नामुरादों को कुछ भी ना हासिल हुआ और इन्हें अपने मकाफात अमल और कैफरे किरदार का सामना करना पड़ा। सैयदा खातून जब खामोश हुई तो अल्परसलान ने बड़ी आजिजी, बड़ी इरादतमंदी से सैयदा खातून को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सैयदा खातून, मुझे बेहद शर्मिंदगी और अफसोस है कि सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ना आकिबत अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए आपको जबरदस्ती निशापुर से रे ले आए। सैयदा खातून, मैं आप पर इंकशाफ करूं कि रे शहर के बाहर होने वाली जंग में सुलेमान मारा जा चुका है। अमीदुल मुल्क को उसके आमाले बद की वजह से मैंने कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। अब कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो आपके इरादों में हाइल हो। सैयदा खातून, अब जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जिस जगह भी आप कयाम करना चाहेंगी, मैं अल्परसलान आपके लिए वहां बेहतरीन कयामगाह का इंतजाम करूंगा। अल्परसलान जब खामोश हुआ तो सैयदा खातून फिर बोल पड़ी, अल्परसलान मेरे अजीज, सुलेमान की माँ को भी सुलेमान की जंग में मारे जाने की इत्तला हो गई है। लिहाजा उसे यकीन था कि जब फातेह की हैसियत से तुम शहर में दाखिल होगे तो उसकी मौत का हुक्म जारी कर दोगे। लिहाजा वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ शहर से निकलकर भाग गई है। किधर गई है किसी को कुछ खबर नहीं। इस पर सुल्तान अल्परसलान मुस्कुराते हुए कहने लगा, सैयदा खातून, ये सुलेमान की माँ का फरेब, उसकी नजर का धोखा और उसके जहन की कम फहमी थी। कसम खुदाए वाहिद और जुल जलाल की, अगर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के मारे जाने के बावजूद सुलेमान की माँ रे में कयाम करती तो मैं उसका एहतराम करता, उसके बेटे सुलेमान के मारे जाने पर उससे अफसोस करता और जहां वो रहना चाहती, जिस शहर को भी जाना चाहती, मैं उसे भिजवाता और उसके नानो नफका के अलावा उसकी रिहाइश का उम्दा इंतजाम करता। हालांकि उसने अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी। मेरी बेहतरी के लिए उसने कोई काम ना किया था। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल्परसलान थोड़ी देर के लिए रुका। उसके बाद दोबारा सैयदा खातून को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सैयदा खातून, जो कुछ हुआ उसे आप फरामोश कर दीजिए। मुझे आप ये कहिए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगी। अगर आप रे में कयाम करना चाहती हैं तो आपके लिए रिहाइश का उम्दा इंतजाम किया जाएगा, इसलिए कि मैं अब रे को अपना मरकजी शहर बनाने का अज़्म किए हुए हूँ। मैं अपने सारे अहले खाना और जर्नैलों के अहले खाना को भी अपने साथ लेकर आया हूँ और अब मुस्तकिल रे ही में कयाम करूंगा। अगर सैयदा खातून तुम निशापुर में कयाम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए उसका भी एहतमाम करने के लिए तैयार हूँ। इस पर सैयदा खातून थोड़ी देर जेर लब मुस्कुराती रही, खुशी से अल्परसलान की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, अल्परसलान मेरे अजीज, खुदावंदे कुद्दूस तुम्हें हमेशा दुश्मन के मुकाबले में कामयाबो कामरान रखे। अगर तू बुरा ना माने तो मेरे अजीज तू मुझे बगदाद भिजवा दे, वहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन पुरअमन और खुशी में गुजार सकूंगी। कहते हैं सुल्तान अल्परसलान ने फिलफौर सैयदा खातून को बगदाद की तरफ भिजवाने के अहकामात जारी किए। चंद दस्ते सैयदा खातून के हमरा रवाना किए जो उसे बाहिफाजत बगदाद पहुंचा सके। उसके साथ ही खलीफा बगदाद को सारे हालात सुल्तान अल्परसलान ने लिख भिजवाए। साथ ही खलीफा को यह भी पैगाम भेजा कि अमीदुल मुल्क सैयदा खातून को जबरदस्ती निशापुर से रे ले गया था ताकि अपने लिए फवायद हासिल कर सके, लेकिन वो सैयदा खातून की ख्वाहिश के मुताबिक उसे बगदाद रवाना कर रहा है। कहते हैं कि खलीफा कायम बि अमरिल्लाह सुल्तान अल्परसलान की उस कारगुजारी पर ऐसा खुश हुआ कि सुल्तान अल्परसलान को उसने जियाउद्दीन का खिताब अता किया और साथ ही कीमती खिलत भी अता किए और एक फरमान के जरिए खलीफा बगदाद ने बगदाद में भी सुल्तान अल्परसलान का खुतबा जारी करने का हुक्म दे दिया था। रे शहर से बाहर सुलेमान को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल्परसलान ने अपने अहले खाना और अपने जर्नैलों और दीगर के लवाहिकीन को रे शहर में बसाया। अब रे शहर को उसने अपना मरकजी शहर करार दिया। उसकी तामीर और तंजीम में सुल्तान अल्परसलान अपने जर्नैलों के साथ दिन रात मसरूफ हो गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। मगरिब की समत डूबते सूरज की वजह से गहरे बादल कुछ इस तरह हो गए थे जैसे धनिक पर बदलियां तैर गई हों। कोहिस्तानी सिलसिले में रोजबो और बारबक दोनों बहन भाई घर जाने के लिए बड़ी तेजी से जानवरों को इकट्ठा करने लगे थे।
बारबक और रोजबा अभी अपने जानवरों को इकट्ठा ही कर रहे थे कि बस्ती की तरफ से उनका बाप अली जाक अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया। उसकी पीठ पर ढाल बंधी हुई थी, हाथ में तलवार थी और जीन के साथ एक तरफ कमान और दूसरी तरफ तीरों से भरा हुआ तरकश था। अपने बाप को उस हालत में देखते हुए रोजबा और बारबक दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। उनके बाप के अंदाज से भी फिक्रमंदी झलकती थी। फिर दोनों बहन भाई भागते हुए अपने बाप की तरफ बढ़े। अली जाक अपने घोड़े से उतरा और जल्दी से अपनी बेटी रोजबा और बेटे बारबक को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बच्चों जल्दी करो, अंजाज के नए हुक्मरान बकरात ने मुसलमान बस्तियों पर हमला कर दिया है। वो मुसलमानों की बस्तियों को लूटता आग लगाता चला जा रहा है। साथ वाली बस्तियों से कुछ लोग हमारे यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने ही इत्तला दी है कि अंजाज का हाकिम बकरात आंधी और तूफान की तरह मुसलमान बस्तियों पर छाता चला जा रहा है। मेरे बच्चों, सारी बस्ती ने मिलकर अपने कुछ मुखबिर मुकर्रर किए थे। गो उन्होंने बकरात के हमले की पहले से इत्तला कर दी थी। इसके बावजूद वो लोग जिनके यहाँ तय खाने नहीं थे मारे गए हैं। जिनके पास तय खाने हैं वो अपने आप को तय खानों में महफूज कर गए हैं। जल्दी करो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी माँ को तय खाने में बिठा कर आ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो हमलावर हमारी बस्ती तक भी पहुंच जाए और हम तीनों का वहां जाना मुश्किल और मुहाल होकर रह जाए। इस पर रोजबा बेचारी बड़ी बेबसी और लाचारगी से अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाप, आप चलें, मैं और भाई दोनों अपने रेवड़ को हाँक कर आपके पीछे आते हैं। इस पर अली जाक ने बड़ी तेजी से अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, कैसी हिमाकत की बातें करती हो। तुम मेरी बड़ी साहिबे फिरासत और अक्लमंद बेटी हो। मेरी बच्ची, रेवड़ के जानवरों को भूल जा। उनकी निस्बत तुम दोनों की जानें मुझे ज्यादा अजीज हैं। तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें अपने पीछे बिठाता हूँ। बारबक को अपने आगे बिठाने के बाद बस्ती की तरफ जाएं और तय खाने में जाकर महफूज हो जाएं। मेरे बच्चों, वक्त जाया ना करो। दुश्मन आंधी और तूफान की तरह मुसलमान बस्तियों पर छाता चला जा रहा है। अपने बाप अली जाक की बात मानते हुए रोजबा आगे बढ़कर घोड़े पर बैठना ही चाहती थी कि चौंक पड़ी। एकदम वो हरकत में आई, अपने बाप के घोड़े की बाग पकड़ते हुए उसे वो नशेब में ले गई। उसकी उस हरकत पर अली जाक चौंक कर कहने लगा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या हुआ? अली जाक ने देखा उस मौके पर रोजबा बेचारी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर उसने खौफ और वहशत भरी आवाज में अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरे बाप, जरा अपनी बस्ती की तरफ देखिए। अली जाक ने जब मुड़कर अपनी बस्ती की तरफ देखा तो बेशुमार मुसल्लह सिपाही उनकी बस्ती में दाखिल हो रहे थे। ये हमलावर थे और कुछ हमलावर उस कोहिस्तानी सिलसिले का भी रुख कर रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए अली जाक फौरन अपने घोड़े से उतर गया। घोड़े के मुंह से दहाना उसने उतार दिया। उसने घोड़े को दहाने की रस्सी मारते हुए रेवड़ की तरफ हाँक दिया था। फिर उसके बाद वो रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब बस्ती की तरफ हमारा जाना मुश्किल हो गया है। मैंने घोड़े को इसलिए रेवड़ की तरफ हाँक दिया है ताकि किसी को शक न हो कि कोई इस घोड़े पर बैठकर इस तरफ आया था। अब तुम दोनों बहन भाई बड़ी तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ, वक्त जाया मत करो। रोजबा मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुझे अपने रेवड़ की बड़ी फिक्र होगी, पर मेरी बच्ची, मेरी जान, इस मौके पर रेवड़ को भूल जाओ। रेवड़ की निस्बत मेरी बच्ची अपनी जानें बड़ी अजीज हैं। दुश्मन न जाने हमारे साथ क्या सलूक करेगा। फिर रोजबा और बारबक दोनों के बाजू पकड़ते हुए अली जाक कोहिस्तानी सिलसिले में एक तरफ भागने लगा था। बर्फबारी लम्हा ब लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी। अली जाक दोनों बहन भाई को अपने साथ दौड़ाता हुआ बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर घुसता चला गया था। फिर अचानक एक जगह वो रुका, मुड़कर पीछे देखा, कुछ मुसल्लह सिपाही कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर नमूदार हुए थे और वो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर और नीचे चढ़ते हुए जानवरों को देखते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। जिस जगह अली जाक, रोजबा और बारबक खड़े थे वहां से दुश्मन के सिपाही उन्हें देख नहीं सकते थे। अली जाक फिर रोजबा और बारबक को खींचते हुए मजीद आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे जाकर बाएं जानिब छोटा सा एक गार था। शायद वो अली जाक का पहले से देखा हुआ था। गार के पास जाकर अली जाक रुक गया। पहले उसने अपनी ढाल, कमान, तीरों भरा तरकश और तलवार उस गार के अंदर रखी। कुछ पत्थर उठाकर वो गार के मुंह के आगे फेंकने लगा था ताकि किसी को शक न हो कि इस गार के अंदर कोई है। इस काम में रोजबा और बारबक भी उसकी मदद करने लगे थे। काफी पत्थर गार के मुंह पर फेंकने के बाद तीनों गार के अंदर घुस गए और अली जाक ने रोजबा और बारबक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, तुम दोनों बहन भाई यहीं बैठो। मैं गार के ऊपर एक चट्टान की ओट में बैठता हूँ और देखता हूँ कि जो मुसल्ला जवान इस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आए थे वो क्या कर रहे हैं। तुम फिक्रमंद मत होना, मैं इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गार मेरा देखा हुआ है। फिर इसके ऊपर जो चट्टाने हैं
उनके महल्ले वकूफ से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर रोजबा और बारबक के जवाब का इंतजार किए बगैर अली जाक ने कमान कंधे से लटकाई। तीरों भरा तरकश उसने संभाला। तलवार और ढाल को उसने रोजबा और बारबक के पास छोड़ा। फिर वो उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ा जिसके अंदर गार था। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाकर अली जाक ने देखा अब काफी मुसल्ला जवान वहां जमा हो गए थे और वो उनके रेवड़ को हाँकते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। अली जाक के देखते ही देखते सारे मुसल्ला जवान रेवड़ को हाँक कर ले गए थे। इस पर अली जाक ने किसी कदर इत्मीनान का सांस लिया। चट्टानों के ऊपर से नीचे उतरकर वो गार में आया और बारबक और रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो मेरे बच्चों, दुश्मन के वो मुसल्ला जवान जो इस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आए थे वो अब हमारे रेवड़ को हाँकते हुए उस पर कब्जा करने के बाद वापस जा चुके हैं। हम तीनों थोड़ी देर इसी गार में बैठकर इंतजार करते हैं। जब तारीकी गहरी होती है तो घर की तरफ लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम तीनों बाखैरियत अपने घर पहुंचकर तय खाने में घुसने में कामयाब हो जाएंगे। अली जाक जब खामोश हुआ तो सरगोशी और राजदारी के अंदाज में हसीन रोजबा ने अपने बाप को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, माँ का क्या बना होगा? मैं उसके मुतालिक बड़ी फिक्रमंद हूँ। कहीं हमलावर उसे पकड़ने में। यहाँ तक कहते कहते रोजबा बेचारी की दुख और गम में आवाज बिखर और रुंध गई थी। उसकी हालत देखते हुए अली जाक ने उसकी पेशानी को चूमा, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसका सर अपने शाने से लगाते हुए बड़े प्यार से कहने लगा, रोजबा, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी है। मेरे बच्चे, अगर तू हौसला हार देगी तो जो तेरा छोटा भाई बारबक है उसका क्या होगा? हौसला रखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी माँ बिल्कुल महफूज है, इसलिए कि मैं खुद उसे तय खाने में बिठा कर आया था और उसे ताकीद करके आया था कि मेरे लौटने तक वो तय खाने से बाहर नहीं निकलेगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तय खाने में तुम्हारी माँ बिल्कुल महफूज है। अपने बाप की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी कदर मुतमईन हो गई थी। फिर तीनों उस गार में बैठकर इंतजार करने लगे थे। बर्फबारी अब तेज हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकियां मजीद गहरी होती हुई चारों तरफ नाच उठी थी। काफी देर तक वो उस गार में बैठे रहे। फिर अली जाक ने रोजबा और बारबक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, मेरे ख्याल में दुश्मन के लश्करी हमारी बस्ती पर हमलावर होने के बाद लूटमार और कत्लो गारत का बाजार गर्म करके कहीं पड़ाव कायम कर चुके होंगे और अपने पड़ाव में मुंतकिल हो चुके होंगे, इसलिए कि बर्फबारी तेजी से जारी है। मेरे बच्चों, मेरा अंदाजा है कि हमारी बस्ती में जिन लोगों के पास तय खाने हैं वो महफूज हो गए होंगे और तुम लोग जानते हो हमारी बस्ती में अक्सर लोगों के यहाँ तय खाने हैं। मेरे ख्याल में दुश्मन की तुर्कताज से अक्सर लोग महफूज ही रहे होंगे। मेरे बच्चों, अब राजदारी के साथ अपने घर का रुख करें, अल्लाह हमारा मुहाफिज व मोइन साबित होगा। फिर अली जाक ने तलवार और ढाल खुद संभाल ली। कमान उसने रोजबा के कंधे से लटकाई और फिर तरकश उठाते हुए उसने रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी, तलवार और ढाल मैं संभालता हूँ। मेरी बेटी, तीर कमान तुझे देता हूँ इसलिए कि तेरा निशाना बड़ा बेखता है। इस पर रोजबा फौरन बोल उठी और अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तलवार के फन में मैं आपसे बेहतर सलाहियत का मुजाहिरा कर सकती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपका निशाना भी बड़ा बेखता है, लिहाजा कमान और तीर आप अपने पास रखें, तलवार और ढाल मुझे दे दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ तलवार और ढाल से मैं आपकी निस्बत बेहतर काम ले सकती हूँ। अली जाक ने अपनी बेटी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। तलवार और ढाल उसने रोजबा को थमा दी। रोजबा के कंधे से कमान उतारकर उसने अपने कंधे से लटका ली और तीरों भरा तरकश उसने अपनी पुश्त पर बांध लिया था। फिर वो गार से निकलकर झुकते हुए कोहिस्तानी सिलसिले से निकलने की कोशिश करने लगे थे। कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर वो जमीन पर बैठ गए। फिर बैठे ही बैठे थोड़ी दूर तक वो अपनी बस्ती की तरफ गए। आगे जाकर जो के खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर तीनों उठे और झुकते हुए जो के खेतों में बड़ी तेजी से अपनी बस्ती की तरफ बढ़ने लगे थे। जो के खेतों में होते हुए बगैर किसी खतरे और अंदेशे के तीनों अपने मकान के पुश्ती हिस्से की तरफ पहुंच गए थे। वहां एक जगह अली जाक रुक गया। उसने देखा उसके मकान का पुश्ती दरवाजा टूटा पड़ा था। शायद हमलावर वहां दाखिल हुए थे और तोड़ फोड़ करके वापस जा चुके थे। उस मौके पर अली जाक ने रोजबा और बारबक को मुखातिब करते हुए सरगोशी की, मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम आगे पीछे पुश्ती दरवाजे से अपने मकान में दाखिल होंगे। सामने अपने पुश्ती दरवाजे को देखो, वो टूटा पड़ा है। शायद दुश्मन बस्ती में कार्रवाई करने के बाद वापस जा चुके हैं। बच्चों, हम इस वक्त भी खतरे में हैं। मेरे बच्चों, आगे मैं हूंगा, दरमियान में बारबक तुम रहना, रोजबा मेरी बेटी तुम पीछे रहना। इस पर रोजबा ने अपने बाप की उस तजवीज से इख्तलाफ करते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरे बाप,
मैं आपकी इस तजवीज से इख्तलाफ करती हूँ। आगे मैं रहूंगी इसलिए कि मेरे पास तलवार और ढाल होगी, और फिर जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं, मैं सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, आपका जवान बेटा भी हूँ, और जवान बेटा अपने बूढ़े बाप और छोटे भाई की एहसन तरीके से हिफाजत कर सकता है। ऐ मेरे बाप, आगे मैं रहूंगी, दरमियान में बारबक और पीछे आप रहेंगे। अगर कोई सामने की तरफ से हमलावर होता है तो मैं उसे रोकूंगी। मेरी मदद करते हुए आप पुश्त की तरफ से उस पर तीर भी चला सकते हैं। इस तरह हम दोनों बाप बेटी मिलकर आसानी के साथ दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। उसके बाद सरगोशी में उसने फिर रोजबा को मुखातिब किया। रोजबा मेरी बेटी और बारबक मेरे बेटे, गौर से सुनो। अपने मकान में दाखिल होते हुए ना कोई खटका करना है और ना एक दूसरे को मुखातिब करके कुछ कहना है। उसके साथ ही रोजबा आगे आ गई, दरमियान में बारबक को रखा गया और अली जाक खुद पीछे चला गया था। इस तरह तीनों एक कतार में तकरीबन जमीन पर रेंगते हुए अपने मकान के पुश्ती दरवाजे की तरफ बढ़े थे। तीनों ना कोई खटका कर रहे थे, ना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आगे पीछे खौफजदा अफराद की तरह वो अपने मकान के उजड़े हुए सहन में दाखिल हुए थे। सहन बर्फ से भरा हुआ था, जिसकी वजह से यह आसानी हो रही थी कि चलते वक्त कोई आवाज पैदा ना हो रही थी। सहन से गुजरने के बाद वो अपने मकान के उस कमरे में दाखिल हुए जिसके नीचे तहखाना था। फिर आगे बढ़कर अली जाक ने एक पत्थर पर हाथ मारा, साथ ही वो अपना मुंह पत्थर के पास ले गया और सरगोशी के से अंदाज में कहने लगा, रोजबा और बारबक की माँ, पत्थर उठा दो। मैं अली जाक हूँ, रोजबा और बारबक को अपने साथ ले आया हूँ, जल्दी करो, बाहर खतरात मंडला रहे हैं। यहाँ तक कहते कहते अली जाक रुक गया, इसलिए कि बाहर उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। कोई किसी को मुखातिब करके कह रहा था, लगता है इस मकान में कोई दाखिल हो गया है। मैं यहाँ किसी की आवाज सुनता हूँ, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। उस आवाज का सुनना था कि रोजबा तड़प कर अपनी जगह से उठी, बाप को मुखातिब करके कहने लगी, ऐ मेरे बाप, आप और बारबक दोनों यहीं बैठे रहें। हमारे घर में कुछ दुश्मन हैं। जहां तक मैं बोलने वाले की गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ 2 दुश्मन हैं। मेरे बाप, आप बारबक को लेकर यहीं रहें। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी होती हूँ। अगर इधर कोई आता है तो मैं आसानी के साथ उससे निपट सकूंगी। उसके साथ ही तकरीबन जस्त लगाते हुए वो अपनी तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए रोजबा दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक मुसल्ला जवान कमरे के दरवाजे से नमूदार हुआ। जो ही उसकी निगाह कमरे के एक तरफ बैठे अली जाक और बारबक पर पड़ी, उसने चिल्लाकर अपने किसी साथी को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे भाई, तेरा और मेरा काम बन गया है। इस घर में कोई घुस आया है। लगता है ये दोनों बाप बेटे हैं और इस घर के मालिक हैं। इस घर में जरूर कोई तहखाना होगा जिसके अंदर ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में तहखाने के अंदर कुछ मजीद लोग भी हैं जिन्हें ये तहखाने का ढक्कन खोलने के लिए कह रहे थे। देख मेरे भाई, जल्दी इधर आ, पहले इन दोनों पर काबू पाएं, फिर इनसे तहखाना खुलवाते हैं। इस तहखाने में दीगर लोगों के अलावा इस घर का असासा भी होगा जो तेरे मेरे काम आएगा। आने वाला वो मुसल्ला जवान यहीं तक कह पाया था कि अचानक दरवाजे की पुष्ट से रोजबा निकली। अपनी तलवार का दस्ता इस जोर से उसकी कनपट्टी पर मारा कि वो चकराता हुआ जमीन पर गिर गया था, दोबारा उठ ना सका था। इतनी देर तक जब उसका दूसरा साथी करीब आया तो रोजबा फिर दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी। अली जाक अपनी जगह से उठा, अपनी कमान सीधी की, तीर चिल्ले पर चढ़ाया और आने वाले को ललकारते हुए कहने लगा, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो याद रखना मेरे तीर तुम्हें छलनी कर देंगे। याद रखना मेरा निशाना बड़ा बेखता है और एक तीर भी जाया नहीं जाएगा। आने वाला दूसरा सरासीमगी के आलम में अपने सामने अली जाक की तरफ देख ही रहा था कि एक बार फिर ओट से रोजबा निकली और उसकी कनपट्टी पर अपनी तलवार का दस्ता ऐसे जोर से मारा कि उसे भी फर्श पर गिरा कर रख दिया था। फिर रोजबा ने अपने बाप अली जाक और भाई बारबक को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे मकान में ये सिर्फ 2 ही दुश्मन थे। अगर ये ज्यादा होते तो ये बाकी को भी दावत देते। पहले ने अपने एक साथी को बुलाया, इसका मतलब है यहाँ 2 के अलावा कोई और नहीं है। मेरे बाप, आओ इन्हें घसीट कर अपने मकान से बाहर दूर जो के खेत में ले जाएं और वहां इनका खात्मा करने के बाद फिर वापस आएं। अली जाक और बारबक दोनों ने रोजबा की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर तीनों हरकत में आए। दोनों दुश्मनों को घसीटते हुए वो अपने मकान से बाहर जरा दूर जो के खेत में ले गए। वहां उन दोनों का गला घोंट कर उनका खात्मा कर दिया गया था। उनके पास जिस कदर नकदी और दीगर कीमती अशिया थी उन पर भी कब्जा कर लिया। उनके हथियार भी उनसे ले लिए थे। फिर वो बड़ी तेजी से एक बार फिर अपने मकान में दाखिल हुए थे। जब वो उस कमरे में आए तो उन्होंने देखा तहखाने का ढक्कन उठा हुआ था और तहखाने से बाहर बड़ी बेचैनी से अनाबेल उनकी मुंतजिर थी।
जब वो तीनों दोबारा कमरे में आए तो अनाबेल ने बड़ी परेशानी से उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, जल्दी जल्दी तय खाने में उतरो, ढक्कन बंद करें, बाहर अभी कोई गुफ्तगू ना करना, गली कूचों में भी दुश्मन के सिपाही फिर रहे होंगे। उसके साथ ही चारों बड़ी तेजी से तय खाने में दाखिल हुए और तय खाने का ढक्कन उन्होंने पहले की तरह अंदर से बंद कर दिया था। तय खाने में उतरने के बाद अचानक अनाबेल ने बारी बारी रोजबा और बारबक को अपने साथ लिपटा लिया और दोनों बच्चों को उसने जी भर के प्यार किया। फिर चारों तय खाने में एक तरफ बैठ गए। उसके बाद अनाबेल ने सरगोशी के अंदाज में अपने शोहर अली जाक को मुखातिब किया था, बारबक के बाप, मुझे बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती रही थी। वो इस कमरे में भी दाखिल हुए थे। मैंने अंदाजा लगाया कि वो दुश्मन के लश्करी होंगे। अनाबेल यहीं तक कहने पाई थी कि बड़ी धीमी आवाज में उसे मुखातिब करते हुए रोजबा बोल पड़ी, ऐ मेरी माँ, बाहर दुश्मन के 2 सिपाही हमारे मकान में बैठे हुए थे। हम तीनों पुश्ती दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। बाप आपको तहखाने का ढक्कन उठाने के लिए कह रहे थे। उनमें से एक ने हमें देख लिया, पर हमने उनका खात्मा कर दिया और बाहर जौ के खेत में फेंक आए हैं। इस पर बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी से अनाबेल ने अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी, अगर तुम लोगों ने उनका खात्मा कर दिया है तो यकीनन उनका खून भी घर में गिरा होगा। इस तरह हमलावर ये जान सकते हैं कि यहाँ उनके साथियों को हलाक किया गया है। ऐसी सूरत में क्या हमारे लिए मुसीबतें ना उठ खड़ी होंगी? जवाब में रोजबा के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ऐ मेरी माँ, हमने उन्हें इस तरह कत्ल किया है कि किसी का खून यहाँ नहीं गिरा। उसके बाद रोजबा ने दुश्मन के लश्करियों के आने, अपने दरवाजे के पीछे छुप जाने और उन्हें तलवार की जरब लगाने की सारी रुदात तफसील के साथ सुना डाली थी। इस पर अनाबेल खुश हो गई थी। जवाब में वो थोड़ी देर तक रोजबा की तरफ अजीब से अंदाज में देखती रही, फिर दबी दबी मुस्कुराहट में कहने लगी, रोजबा, तेरा बाप अक्सर कहा करता था कि रोजबा मेरी बेटी नहीं बेटा है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तूने वाकई अपने बाप के अल्फाज को सच कर दिखाया है। तूने दुश्मन के 2 सिपाहियों का खात्मा करके साबित कर दिया है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, के तू अली जाक की सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटा भी है। अनाबेल की उस गुफ्तगू से जहां रोजबा खुश हो रही थी, वहां अली जाक और बारबक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर रोजबा ने अपने बाप अली जाक को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, कब तक हम इस तहखाने में दिन गुजारेंगे? कब तक अंजाज के ये हुक्मरान आग की चक्की की तरह मुसलमानों को पीसते रहेंगे? रोजबा की उस गुफ्तगू से अली जाक, अनाबेल और बारबक तीनों बेचारे गमजदा और मलूल हो गए थे। फिर अली जाक ने किसी कदर अपने आप को संभाला। उसके चेहरे पर तबस्सुम सा नमूदार हुआ। एक निगाह बारी बारी उसने अपनी बीवी अनाबेल, अपनी बेटी रोजबा और बेटे बारबक पर डाली। फिर खसूसियत के साथ वो अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब करके कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है अनकरीब कोई जिंदा दिल, बहादुर, दलेर और शुजा मुजाहिद उठेगा और इन शैतान सिफत दुश्मनों को निस्तो नाबूद करके रख देगा। अली जाक के खामोश होते ही रोजबा दोबारा बोल पड़ी, ऐ मेरे बाप, वो कौन होगा जो मुसलमानों के जज्बात को जवान कर दे, जो उनके शामो सहर को रंगीन बना दे? रोजबा के उस इस्तफसार पर एक बार फिर अली जाक के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। उसने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है कि ऐसा जज्बात को जवान करने वाला, ऐसा बरकत इमसाल हमारा अपना सुल्तान अल परसलान होगा, जो मर्दे आजाद और आहन शिकन है। मेरा दिल कहता है यही सुल्तान अल परसलान अन करीब अपने सालारों और मुजाहिदों के साथ इन इलाकों में नमूदार होगा। जिस दिन वो इस तरफ आया तो मेरी बेटी याद रखना, उस दिन हमारे दुश्मनों के लिए दश्ते दहर में फितरत की भरपूर आशुफ्तगी के अलावा और कुछ ना रहेगा। अपने बाप अली जाक की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी हद तक मुतमईन और आसूदा हो गई थी। उस मौके पर अनाबेल बोल पड़ी और सबको मुखातिब करके कहने लगी, मेरे ख्याल में अब गुफ्तगू का सिलसिला बंद करते हैं। सबसे पहले सब मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, फिर देखते हैं हालात क्या करवट लेते हैं। रोजबा, अली जाक और बारबक ने अनाबेल की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर चारों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो चारों उस तहखाने में आराम करने की खातिर लेट गए थे।